चलो कैपिटल गेन स्टार्ट करें। अ, नंदन, आयुष, तुम लोग अभी तो स्क्रीन पे देख लो। तुमको पीडीएफ भेजा नहीं है, बट पीडीएफ भेज कर भी कोई फायदा नहीं, तुमको देखना स्क्रीन पे पड़ेगा इस बार। चलो ठीक है। 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहली बात तो इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? नहीं नहीं, स्टेप 1 से लेके लास्ट तक। सबसे पहले क्या करूंगा, ऐसे एक चार्ट बनाया था अपन ने, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर एंड में आके उसका टैक्स कंप्यूटेशन करते थे। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स में टोटल इनकम लिया, टोटल इनकम को 5 हिस्सों में छाट दिया। 5 हिस्से कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी थर्ड, पीजीबीपी फोर्थ, कैपिटल गेन और फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनमें से करने के बाद में इसके बाद में जो भी आया उसमें करेंगे क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद में जो भी आया लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर, माँ कसम बहुत ही पीछे हो। डिडक्शन अंडर चैप्टर, अरे ओ नंदन आयुष, चैप्टर 6A। चैप्टर 6 से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, 80C से 80TTB। वो होने के बाद में जो आप नेट इनकम बचा उस पर टैक्स निकालेंगे। टैक्स निकालने के बाद में उतना पे कर देंगे क्या डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाके? टीडीएस देखेंगे, टीडीएस लेस टीडीएस, लेस एडवांस टैक्सेस, और फिर टैक्स। जो अमाउंट बचेगा उसको जाके पेमेंट करेंगे। ऐसा कुछ याद है क्या? पहला था इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या आया था कि सर जो भी सैलरी है वो जो कैसे कैसे टैक्सेबल रहेंगे, पढ़ाया नहीं। सेकंड हेड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैसा है, पढ़ाया नहीं। थर्ड था इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसमें हर वो इनकम जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है वो टैक्सेबल होगी अंडर पीजीपीपी। फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है वो 5वें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। ऐसा थोड़ा बहुत तो भी 2-5%, वो वापस बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके टीडीएस तक पूरा एडवांस टैक्स तक पूरी रिवीजन लूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, आज फोर्थ वाला जो अपना चैप्टर है, दैट इज फोर्थ वाला हेड, दैट इज कैपिटल गेन, वो वाला इस पे बात करना है। अब पहले बात समझ लो कि कैपिटल गेन क्या। अच्छा, ये चैप्टर कितने मार्क का है? रफली 10 से 12 मार्क का। पीजीबीपी के साथ में इक्विवेलेंट अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो यही वाला है। और इसका क्वेश्चन इतना बड़ा आता है कि क्वेश्चन पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं, सोल्यूशन सोचने में 5 मिनट लगते हैं, और तब तक तुम्हारा क्वेश्चन का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। तो मेक श्योर कि ये वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, ताकि जब जो तुम्हारे पास में एक एक लाइन आ रही है वो एक एक लाइन तुमको याद आनी चाहिए कि बेसिकली ये प्रोविजन कहाँ पे फिट होने वाला है। ठीक है, अब तुम्हारा हर पेज के पीछे ब्लैंक पेज है, वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि ये एक बुकलेट में पूरा कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा। तुम्हारी मॉड्यूल 102 103 पेजेस की है, उतना सॉल्व नहीं करना है। ये 21 पेजेस है, 23 पेजेस है टोटल। 23 पेजेस कर लिया कि खत्म हो जाएगा कैपिटल गेन। चलो पहले बात करते हैं कैपिटल गेन में। सिंपल है, जब भी कोई चीज में आपको पूछना है कि क्या इसमें कैपिटल गेन आता है क्या, तो सबसे पहले 2 चीजें देखना। क्या वो कैपिटल एसेट है क्या? क्या वो कैपिटल एसेट है क्या? और वो ट्रांसफर है क्या? अगर कैपिटल गेन है, ट्रांसफर है, तो कैपिटल गेन आएगा। एक फॉर्मूला याद कर लो, एनी कैपिटल एसेट अलोंग विथ ट्रांसफर। जब भी कोई कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करोगे तो फॉर्मूला बनेगा कैपिटल गेन का। तुमको यहां पहुंचना है, यहां पहुंचने के लिए स्टेप 1 ये पूछो कि क्या वो कैपिटल एसेट है क्या। अगर हाँ है तो पूछो क्या उस चीज का ट्रांसफर हुआ है क्या। अगर हाँ है तो थर्ड थिंग इज आपका ये कैपिटल गेन हो जाएगा। अब सबसे पहले पॉइंट आया, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट। अच्छा, सेक्शन याद कर लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट। इसके बाद में ट्रांसफर किया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर, ये मिला के कैपिटल गेन। ये आ गया आपका चार्जिंग सेक्शन। तो अगर कोई पूछेगा पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो याद करो सेक्शन 28 बताया था उसका चार्जिंग सेक्शन होता है। इन द सेम मैनर अगर कोई पूछेगा कि कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो बोलने का टोटल कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन 45। अब कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था? कैपिटल एसेट होना चाहिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय, ये टोटल कॉन्सेप्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट मतलब एनी प्रॉपर्टी,
एनी प्रॉपर्टी वेदर यूज्ड इन अ बिजनेस और प्रोफेशन और अदरवाइज। हर वो चीज, हर वो एसेट, चाहे आप बिजनेस में यूज करो, चाहे आप पर्सनल यूज करो या किसी भी चीज में यूज करो, वो कैपिटल एसेट रहेगी। इसके अलावा जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने जो भी एसेट यूज किया होगा, जो भी सिक्योरिटीज, सॉरी, जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड करके रखा होगा, वो भी तुम्हारा कैपिटल एसेट रहेगा। तो सबसे पहले, एनी एसेट हेल्ड बाय द एसएससी इन द ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और अदरवाइज शैल कंस्टिट्यूट अ कैपिटल एसेट। सेकेंड, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब फॉरेन का जो भी इन्वेस्टर है जो इंडिया में आता है, वो किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी होल्ड करे। अब वर्ड आया सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब आ गया शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी टाइप की सिक्योरिटी वो होल्ड कर रहा है वो कैपिटल एसेट है। मतलब अगर एफआईआई ने किसी भी चीज को सेल किया या ट्रांसफर किया, कैपिटल गेन आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एनी सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट है और इस कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो। अभी ऊपर में अपन ने पढ़ा था कि कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा एक और पॉइंट है जो ये बोलता है, एनी यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान इशूड ऑन और आफ्टर 1st of Feb 2021 on which the exemption under this section 1010D does not apply of a premium payable around 2,50,000 above 2,50,000। ये भी एक प्रोविजन है, अभी बात नहीं करते हैं, कॉमन नॉलेज पर्पस के हिसाब से बाद में बता दूंगा। ये इंटर लेवल पर नहीं है, फाइनल लेवल पर है। अगर तुमको कोई पूछता है सर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं, कैपिटल गेन कंप्यूट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपका कैपिटल एसेट होना चाहिए, सेकंड उसका ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो जाती है तो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। कैपिटल एसेट कौन सी रहेगी? एसेट, एनी एसेट हेल्ड बाय एसएससी whether used in a business or profession or otherwise. Second, any securities held by foreign institutional investor shall constitute a capital asset. But इन दोनों के लिए कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मिस्टर जीएस। मिस्टर जीएस एक्सेप्शन है काय के? कैपिटल एसेट के। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैपिटल एसेट नहीं है। अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उसके ट्रांसफर पर क्या कैपिटल गेन आ सकता है? ट्रांसफर का मतलब अभी के लिए दिमाग में डाल दो 2 मिनट के लिए, ट्रांसफर का मतलब होता है सेल। अभी के लिए, सेल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, अभी के लिए समझ लो सेल। इसी के लिए अगर आपने मिस्टर जीएस में से कोई भी चीज ट्रांसफर किया वो कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्यों? ट्रांसफर में प्रॉब्लम था क्या? प्रॉब्लम कैपिटल एसेट में था। पहला है एम, एनी मूवेबल पर्सनल एसेट, एनी मूवेबल पर्सनल एसेट। एग्जाम्पल फर्नीचर, एग्जाम्पल वॉच, एग्जाम्पल कार, पर्सनल होना चाहिए। Any type of movable personal asset will not constitute as capital asset, and since it is not a capital asset, therefore its transfer will not arise any kind of capital gain. समझ में आया? पक्का है? तो मेरे पास में एक गोल्ड रिंग है। गोल्ड रिंग पर्सनल है कि बिजनेस का है? तो अगर मैं इसको अगर बेच दूं, मैंने जब खरीदी थी, एग्जाम्पल उस टाइम पर सोने का भाव 10,000 रुपया तोला था, 10 ग्राम का 10,000 रुपया। आज का भाव 50,000 रुपए का है। मैं अगर इस एसेट को बेच दे तो एसेट है, बट एसेट पर्सनल है, प्राइवेट बिजनेस से कोई लेना देना है? क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन में तुमने क्या बोला, कैपिटल एसेट मींस एनी एसेट हेल्ड बाय द एसएससी वेदर इन अ बिजनेस और प्रोफेशन और अदरवाइज। मतलब पर्सनल भी आ गया, बिजनेस भी आ गया, प्रोफेशन भी आ गया, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। सर वो तो सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए ना। अरे वो तुम्हारा पीजीबीपी था, मैं पीजीबीपी में नहीं हूं, मैं पीजीबीपी में नहीं हूं, मैं कैपिटल गेन में हूं। तो कैपिटल गेन ये बोलता है किसी भी टाइप की कैपिटल एसेट, किसी भी टाइप का कैपिटल ट्रांसफर, इसको अगर आप लेके आते हो तो कैपिटल गेन बनता है। क्लियर हो गया? मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमने पहले बोला कि सर एम जो है, एम मूवेबल पर्सनल एसेट है, किसी भी टाइप का अगर आप पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करते हो उस पर कैपिटल एसेट नहीं होने का आता है पॉइंट, और अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो उसको ट्रांसफर करने से आपका कैपिटल गेन भी नहीं आता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो मेरी रिंग है, जो मेरी पर्सनल एसेट है, अगर इसको मैं 10,000 में खरीद के 2 लाख में बेचता हूं तो मुझे 1,90,000 का प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट टैक्सेबल है क्या? कैपिटल गेन है क्या? क्योंकि तुम्हारा एम बोलता है मूवेबल पर्सनल एसेट।
टैक्सेबल है। एक्सेप्शन में आता है डप्सा प्लस ज्वेलरी। डी मतलब ड्राइंग, पी मतलब पेंटिंग, एस मतलब स्कल्पचर और ए मतलब एनी फॉर्म ऑफ आर्ट प्लस ज्वेलरी। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। तुमने बोला कि सर ऊपर की जो दो एसेट है, ऊपर के जो दो पॉइंट है उसको हम कैपिटल एसेट गिनेंगे। पॉइंट नंबर 1, एनी कैपिटल एसेट यूज्ड इन अ बिजनेस और प्रोफेशन और अदरवाइज। सेकंड, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई शैल कंस्टिट्यूट कैपिटल एसेट। फिर तुमने बोला सर एक्सेप्शन ये 4, इसका मतलब है कि इन 4 को हम नहीं गिनेंगे। फिर तुमने इन 4 में का पहले को वापस एक्सेप्शन लाया, मतलब इसको हम गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? गिनेंगे। तो एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी विल कंस्टिट्यूट अ कैपिटल गेन। सेकेंड इज आर, RALI, दैट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। किसी भी टाइप का रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको अगर आप सेल करते हो वो कैपिटल एसेट है ही नहीं। हमने हमेशा से पढ़ा है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया कभी भी कैपिटल एसेट नहीं होता है। ठीक है, उसी के आगे लिख देना व्हाट इफ द लैंड इज अर्बन agricultural land. What if the land is urban agricultural land? Urban agricultural land, अगर वो urban agricultural land है, if that land is urban agricultural land, तो देखो दो बात है। पहला है कि आपने उसे कंपल्सरीली एक्विजिशन में दिया है क्या? हो सकता है कि आपका एक खेत है, गवर्नमेंट को वो जमीन आपसे जबरदस्ती हड़पनी पड़ी। अब अगर गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती हड़पेगी तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। वो जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा आइडियली वो टैक्सेबल होना चाहिए, बट नहीं होता है। अंडर सेक्शन 10 वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होती है जो अमाउंट आपने कंपल्सरीली अक्वायर किया। क्लियर? सेकंड, सर कंपल्सरीली अक्वायर नहीं किया, मैंने खुद ने बेचा है। तो सर मेरे पास में एक जमीन का टुकड़ा था, वो अर्बन था। अब ये अर्बन और रूरल कैसे सोचेंगे? हम कैसे सर डिसाइड करेंगे कि अर्बन है या रूरल है? याद करो गोला, 3 गोले, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी थी? 10,000 से नीचे 100% गांव, 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक, 1 लाख तक कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। पहला टप्पा कितना किलोमीटर का है? पहला 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक शहर या 2 किलोमीटर तक गांव? शहर। कैंटनमेंट बोर्ड बीच में होता है सिटी के। सिटी के 2 किलोमीटर तक शहर, उसके बाहर का पूरा गांव। अगर पॉपुलेशन 10 लाख, 1 लाख से 10,000, ज्यादा, 10 लाख तक, 10 लाख से ज्यादा है तो 6 से 8 किलोमीटर का है 6 to 8 किलोमीटर। 6 to 8 किलोमीटर। 6 to 8 क्या होता है? 8 किलोमीटर पक्का। 0 से 10,000 तक 100% गांव है। 10,000 से लेके 1 लाख तक 2 किलोमीटर, 1 लाख से लेके 10 लाख तक 6 किलोमीटर, 10 लाख से ऊपर 8 8 किलोमीटर, उतना शहर, बाहर का पूरा गांव। क्लियर है? तो ये हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि रूरल है या अर्बन है। तो हाँ, मेरी बात चल रही थी कि अगर मैंने अर्बन, क्या हो गया इसको, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, और मैंने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर बेचा है तो वहां पे लिख देना इफ आई हैव सोल्ड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, इफ आई हैव सोल्ड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, then I can save my taxes, then I can save my taxes, then I can save my taxes using section 54B, using section 54B। ठीक है, तो भाई मिस्टर जीएस आपके कैपिटल एसेट में नहीं आता है। मूवेबल पर्सनल एसेट आपके कैपिटल एसेट में नहीं आएगी एक्सेप्ट डप्सा प्लस ज्वेलरी। डी मतलब ड्राइंग, पी मतलब पेंटिंग, एस मतलब स्कल्पचर्स, ए मतलब एनी फॉर्म ऑफ आर्ट प्लस। अच्छा एक बात बताओ, ज्वेलरी अगर कपड़ों में है
ज्वेलरी अगर कपड़ों में है, फिर आता है ना मनीष मल्होत्रा का लहंगा, उसमें सिल्वर के स्ट्रिप्स होते हैं, अगर वो मैं खरीद रहा हूं तो उसको मैं एसेट गिनूं कि नहीं गिनूं? उसको मैं एसेट गिनूं कि नहीं गिनूं? वो कैपिटल एसेट थोड़ी ना। इट इज अ कैपिटल एसेट, इट इज अ कैपिटल एसेट। पूछ लेना जनरली मारवाड़ियों के घर में तो भी ये बात कंफर्म है, मारवाड़ी गुजराती मतलब जो घर में है, एक ना एक के घर में ऐसी किसी पुश्तैनी साड़ी होती है जिसमें सिल्वर वर्क होता है, ओरिजिनल सिल्वर वर्क होता है, वो कैपिटल एसेट है। जब भी उसको बेचोगे तो वो एज अ और ना एज अ गारमेंट नहीं बिकेगा, एज अ कैपिटल एसेट बिकेगा, और जब भी कैपिटल एसेट है उसका ट्रांसफर है, 100% कैपिटल गेन है। ठीक है। एम मूवेबल पर्सनल एसेट एक्सेप्ट डब्सा, आर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, एक आता है जी। जी मतलब किसी भी प्रकार का गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बेयरर बॉन्ड, ये गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बॉन्ड्स है, इसको जब भी आप सेल करते हो गवर्नमेंट ने सामने से मना किया है कि इस पे आपको किसी प्रकार का कैपिटल गेन हमको नहीं देना है, ताकि आप जा जाके गवर्नमेंट के उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। एंड लास्ट इज SIT, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। अभी ऊपर फर्स्ट बोला एनी टाइप ऑफ एसेट वेदर यूज्ड इन बिजनेस और नॉट शैल बी अ कैपिटल एसेट, एग्जांपल एक्सेप्शन स्टॉक इन ट्रेड। सर स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो PGBP जा रहा है ना, जब वो जाई PGBP रहा है तो आप इसमें कैपिटल गेन में डबल टैक्स क्यों करवा रहे हो उसको? तो इन चीजों पर आपको कैपिटल गेन नहीं पे करना है, लेकिन इस चीजों पर आपको कैपिटल गेन पे करना है। ये तो क्लियर है? पक्का? तो अगर कोई तुमको पूछता है सर कैपिटल गेन कौन से बेसिस पर डिसाइड होता है, तो क्या बोलोगे? सर सबसे पहले तो ये देख लो कि क्या वो कैपिटल एसेट है अंडर सेक्शन 214, क्या उसका हमने ट्रांसफर किया है अंडर सेक्शन 247, और अगर मैंने इसको ट्रांसफर किया है तब जाके वो बनेगा सेक्शन 45, दैट इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। क्लियर है यहां तक? चलो सेकंड आया मेरा, ट्रांसफर। कैपिटल एसेट हो गया, कैपिटल एसेट समझ गया, अब सेकंड आता है ट्रांसफर। तुम्हारे हिसाब से ट्रांसफर मैंने क्या बोला था अभी के लिए समझने के लिए, क्या करो, ट्रांसफर का मतलब सेल, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट मतलब राइट छोड़ देना। मैंने एसेट छोड़ दी, मतलब मैंने एसेट को एग्जांपल एक्सचेंज कर दिया, कि मेरे पास में कार है, मैंने अपनी सेंट्रो कार पार्थ को दे दी, पार्थ की नैनो कार मैंने खरीद ली, मैंने मेरी एसेट बेची नहीं, बट मैंने अब उस एसेट को यूज करने के राइट को रेलिंक्विश कर दिया, इट इज ऑल्सो ट्रांसफर। ठीक है। सेकेंड, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, मैंने उस राइट को छोड़ दिया, कार यहीं पे है, मैंने कहीं किसी को नहीं दिया, लेकिन मैंने ये डिक्लेयर कर दिया आज के बाद से मैं इस कार को यूज नहीं करूंगा, अब ये कार को सिर्फ और सिर्फ अक्षय यूज करेगी। मैंने इस कार को यूज करने का राइट, मैंने इस एसेट को यूज करने का राइट छोड़ दिया। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैंने कार खरीदी 2020 में 5 लाख रुपए की, अज्यूम करो कि मैंने इस कार को सेल किया 2021 में 7 लाख में, अज्यूम करो, मालूम है मेरे को डेप्रिशिएबल एसेट है, कैलकुलेट कैपिटल गेन। अरे 2020 में खरीदी 5 लाख की, सेल किया, आई नो डेप्रिशिएबल एसेट है, बट उस एसेट को मैंने महेंद्र सिंह धोनी को यूज करने के लिए दिया था, इसके लिए उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है। क्यों? एग्जैक्टली सर, आ ही नहीं सकता, कैपिटल एसेट ही नहीं है। एंड सिंस इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, सिंस इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इसका ट्रांसफर हो कि मत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उसका ट्रांसफर हुआ भी तो कैपिटल गेन कभी नहीं आ सकता। क्लियर है? अब एक बात समझ लो कि सर फिर कैलकुलेट करते कैसे, कोई भी कैपिटल गेन को अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करते कैसे है? बड़ा सिंपल है। कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, सीधा एक बढ़िया बुद्धि चाहिए। सबसे पहले आप सोचो कि आपका सेल वैल्यू कितना है, मतलब सेल कंसिडरेशन कितना है।
माइनस करो एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रजिस्ट्री कॉस्ट वगैरह कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उस एक्सपेंसेस को लेस कर दो। अब जो आंसर आया उसको बोला जाता है नेट कंसिडरेशन। मतलब मेरे हाथ में कितना बचा, मैंने 10 लाख का कोई प्लॉट बेचा, लेकिन उस बेचने के लिए मेरे को ब्रोकरेज देना पड़ा उसको 1 लाख रुपए का, तो मेरे हाथ में कितना बचा, 9 लाख रुपए। 10 लाख का प्लॉट था जिसके लिए मेरे को सेल मिला 10 लाख रुपए का, उसमें से 1 लाख रुपए तो मेरे एक्सपेंसेस में चला गया। अब मेरे हाथ में बचा खाली 9 लाख। इस 9 लाख पे मैं कैपिटल गेन निकालू क्या? रुक जाओ सर, ये तो सिर्फ पैसा मिला, माइनस कॉस्ट भी तो करना पड़ेगा। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो इसमें करना पड़ेगा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सपोज मैंने ये प्लॉट 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 दिन पहले, 2 घंटे पहले, कितने का भी हो सकता है ना, ये प्लॉट मैंने खरीदा होगा एग्जांपल 5 लाख रुपए का। क्लियर है? प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है मैंने इस प्लॉट पर कुछ इंप्रूवमेंट किया होगा, ये प्लॉट बराबर नहीं था तो मैंने उसके अंदर उसको लेवल पे लाया होगा। कोई बिल्डिंग खरीदी होगी तो उस पर रिपेयर मेंटेनेंस करवाया होगा। कोई बिल्डिंग जो थी वो एक तरफ से झुकी हुई थी तो मैंने उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवा के उसको सीधी करवाया होगा। इट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंसेस, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, दिस इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मैंने उस एसेट को इंप्रूव किया ये खर्चा करके, वो भी तो माइनस करना चाहिए। ठीक है, वो मैंने किया होगा सपोज 1 लाख का। अब कितना बचा मेरे हाथ में? 3 लाख। दिस इज माई कैपिटल गेन। अब इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सर कैपिटल गेन टैक्स नॉर्मल स्लैब रेट लगता है क्या? नहीं, अलग टैक्सेस होते हैं उसके। ये समझा क्या पॉइंट? पक्का? तो मैं था कैपिटल एसेट के बाद में ट्रांसफर पे। ट्रांसफर का मतलब था सर किसी भी टाइप का सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, उसके बाद में एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन। थर्ड होता है कंपलसरी एक्विजिशन। सर आपको अगर कंपलसरीली आपकी एसेट को एक्वायर कर लिया गया तो बट ऑफ कोर्स आपको उस एसेट के लिए जो मुआवजा मिलेगा, जो कंपेंसेशन मिलेगा, वो सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। उसमें से एक्सपेंसेस लेस करोगे तो नेट कंसिडरेशन मिल जाएगा। आपने वो जमीन खरीदी कितने की थी वो करो, उस पर इंप्रूवमेंट कुछ किया था क्या वो करो, जो हाथ में आया वो कैपिटल गेन बचा। क्लियर है? इसके अलावा सर कन्वर्जन ऑफ पर्सनल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके ऊपर। तुम देख लो नीचे जाके कॉन्सेप्ट नंबर 3 या 4 पे तुमको सीसीडी करके एक दिखेगा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जाओ और पीछे, और पीछे जा। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट नंबर क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 10, 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 में देखो फर्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा तुमको, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर, देयरफॉर यस ट्रांसफर, यस कैपिटल गेन। फिर बात करते हैं मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जेडसीबी। जेडसीबी बोले तो जीरो कूपन बॉन्ड। सर जो भी जीरो कूपन बॉन्ड पे आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलता है। सर मैच्योरिटी पे क्यों? क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड में पूरे साल में, लाइफ टाइम में आपको कुछ पैसा नहीं मिलता है, जो पैसा मिलता है डायरेक्ट मैच्योरिटी पे मिलता है। जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है? सर 1 लाख के बॉन्ड है, आज 70,000 में मिल रहे हैं। 1 लाख का बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1 लाख की है, बट इश्यू प्राइस 70,000 की है, और इसका टेन्योर 3 साल का है। मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल के बाद में डायरेक्ट जाओ 70,000 का बॉन्ड जो है वो सबमिट करो, 1 लाख रुपए लेकर आ जाओ। नॉर्मल बॉन्ड में हर साल आपको कूपन मिलता है, इसमें कोई कूपन मिलने वाला है क्या? कोई कूपन नहीं मिलने वाला है इसमें। क्लियर? तो उस पे जो आपको पैसा मिला वो अगेन आपका हो गया सेल कंसिडरेशन, माइनस करो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इसमें कुछ याद है क्या? शेयर्स वगैरह ऊपर कुछ एक्सपेंसेस पे करते हैं हम, जिसको टैक्सेस बोलते हैं। एसटीटी, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो उसके एक्सपेंसेस लेस कर दूंगा। एसटीटी एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। अगर आप किसी भी प्रकार का एसटीटी एक्सपेंस पे कर रहे हो, इट इज नॉट अलाउड अनलेस एंड अनटिल यू आर अ डीलर। अगर आप डीलर हो तो वो आपका बिजनेस का खर्चा हो गया, और अगर आपको बिजनेस का खर्चा हो गया तो नॉर्मल पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन कर क्यों रहे हो ट्रांसफर? कुछ समझा क्या? ठीक है। बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट, उसमें इंप्रूवमेंट हो नहीं सकते। शेयर में क्या इंप्रूवमेंट करोगे? उसको सुंदर बनाने के लिए लैमिनेट किया, वो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आता कुछ भी। तो भाई कोई भी मैच्योरिटी या रिडम्पशन किया तो वो, और एनी एक्टिविटी विच शोज अ ट्रांसफर ऑफ एसेट अलोंग विद इट्स राइट टू यूज। सर एसेट ट्रांसफर करना मतलब सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करना नहीं, याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद करो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट्स इन द गुड्स, प्रॉपर्टी इन द गुड्स शुड बी ट्रांसफर्ड। तो अगर किसी भी प्रकार का, इसके अलावा भी अगर आपने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई एक्टिविटी किया जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि इस एसेट को यूज करने का राइट आप त्याग चुके हो, इसको हम ट्रांसफर बोल देंगे।
तो ट्रांसफर हो गया अंडर सेक्शन 247, देख लो क्या वो एसेट कैपिटल एसेट है अंडर सेक्शन 214, अगर 214 आ गया 247 आ गया तो सेक्शन 45 इन्वोक हो जाएगा। सॉर्टेड यहां तक में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स में। दो टाइप का कैपिटल गेन होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इंस्टीट्यूट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जगह पे तुमको STCG लिख कर देगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के वहां पे तुमको LTCG लिख कर देगी। अब कौन सी एसेट शॉर्ट टर्म है और कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म है, कौन सी एसेट शॉर्ट टर्म है और कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म है, इसको तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर फाइंड आउट करना क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स अलग होते हैं। कुछ टैक्स रेट्स इसमें स्लैब रेट है, कुछ टैक्स रेट्स इसमें फ्लैट रेट है। इसी के लिए जब तुमको टोटल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आएगा तब उसमें तो सैलरी भी रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी भी रहेगा, PGBP भी रहेगा, एफॉस भी रहेगा और कैपिटल गेन भी रहेगा। फिर तुम क्लबिंग करोगे, सेट ऑफ करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, लास्ट में जो आंसर आया लेस करोगे चैप्टर 6A के डिडक्शन, फिर जो आंसर आएगा उस पर टैक्स कंप्यूट करोगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब जो फाइनल अमाउंट आई ना उसमें से ऐसे वाले टैक्स रेट्स को हटा देना पड़ेगा, LTCG STCG वाले जिस पर फ्लैट टैक्स लगता है, और बचे हुए पर ही स्लैब रेट लगाना है। मतलब जब टैक्स कंप्यूट करोगे फिर दो चीजें निकल जाएगी, कैपिटल गेन को अलग से टैक्स करो, बचे हुए 4 हेड्स को अलग से टैक्स कंप्यूट करो। कुछ समझा क्या मैंने क्या बोला? क्योंकि जब रेट्स आएंगे ना तब कुछ कुछ रेट्स फ्लैट रेट्स है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं कि अगर आपने गैम्बलिंग किया या विनिंग फ्रॉम लॉटरीज आया और आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरीज जो मिला वो आपको मिला 6 लाख 5 क्या हो गया देखो, वो आपको मिला 7 लाख रुपए का कंप्यूट टैक्स। यहाँ पे लगाओगे स्लैब रेट। मैं बोलता हूँ इसके साथ में तुमको सैलरी मिली 5 लाख की, टोटल तुमने कमाए 12 लाख रुपए। क्या करोगे? सर देखो 2.5 से लेके 5 लाख तक तो नील आता है, 2.5 लाख तक तो नील आता है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% मतलब 12,500, 5 लाख से लेके 10 लाख मतलब 20% मतलब 1 लाख, और 20 लाख के 10 लाख के ऊपर आ गया 2 लाख का 30% मतलब 60,000, मतलब 60,000 प्लस 1,12,500। करोगे ऐसा? क्यों 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 नहीं करेगा ऐसा? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। ऐसे तो कंप्यूट करते टैक्स रेट, और कैसे कंप्यूट करते हैं? तो फिर क्यों नहीं कर रहे ऐसा? सर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल पे फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। तो अगर आप टैक्स रेट का स्लैब रेट निकालने गए तो स्लैब रेट्स तो अलग अलग रहेंगे। आपने 2.5 लाख भी दिया, आपने 5 लाख भी दिया, आपने 10 लाख भी दिया, जबकि जो भी टाइप का विनिंग्स है उसमें तो आपने अगर 10 रुपए भी कमाए होंगे तो 10 रुपए पर भी 3 रुपए आपको टैक्स भरना है, खत्म होगी बात। वेदर और नॉट ये आपको अदर सोर्सेस वगैरह है कि नहीं है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है मेरे को। समझा क्या? तो ऐसे इन द सेम मैनर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग आएगा। तो आपको ये देखना है कि ये जो आपकी एसेट है वो कितने, मतलब वो LTCG है या STCG है। अब मेरे को निकालना है कि कोई भी एसेट LTCG है दैट इज लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो वो डिपेंड करता है आपने उसको होल्ड कितने दिन किया है। उसको इंस्टीट्यूट POH भी बोलती है कभी कभी। POH का मतलब होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब आप देखो कि आपने 3 टाइप की कैटेगरी होती है। अगर आपके पास में कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, एग्जांपल रिलायंस के शेयर है, अदानी के शेयर है, टाटा के शेयर है, इसको अगर आपने होल्ड करके रखा है कितने महीने तक? 12 महीनों तक। अगर आपने उस शेयर को 12 महीने तक होल्ड करके रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 12 महीनों से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? इन द सेम मैनर यूनिट ऑफ EOF, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अभी के लिए आसान भाषा में इसको लिख दो म्यूचुअल फंड्स।
यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी अगेन 12 महीनों की लिमिट के साथ आएंगे, 12 महीनों से ज्यादा कैपिटल गेन। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, तुम बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए इसके लिए। लैंग्वेज लिखते टाइम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को क्या लिखना चाहिए, लेस देन 12 मंथ्स या 12 मंथ्स एंड लेस देन 12 मंथ्स? मतलब 12 महीना एग्जैक्ट क्या रेप्लिका करेगा, शॉर्ट टर्म करेगा या लॉन्ग टर्म करेगा? समझ में आ रहा है क्या? जैसे होता है ना कि एनी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन 100 करोड़ विल रिक्वायर टू डू दिस। मोर देन 100 मतलब 100 तक करना है क्या? नहीं। 101 पे करना है क्या? हाँ। तो ये जो 12 महीने हैं, एग्जैक्ट 12 पे ही मैं शॉर्ट टर्म खत्म कर दूं या 12 महीने से कम पे शॉर्ट खत्म कर दूं, और 12 टच होते से उसके आगे जहां पर भी जाएगा लॉन्ग टर्म जाएगा। होमवर्क है, ताकि तुम मॉड्यूल उठा के पढ़ने का ट्राई करो और उसको याद करने का ट्राई ये करो, समझने का ट्राई करो। समझ में आया? अभी के लिए मैंने बोल दिया 12 से कम 12 से ज्यादा, 12 से कम मतलब शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैंने मई 2020 में टाटा मोटर्स के शेयर्स लिए 3 लाख रुपए के, और उसको आज की डेट क्या है, 13 फेब 2023 में सेल कर दिया 10 लाख रुपए में। कोई प्रॉब्लम है तुमको? 3 लाख में खरीदा था मैंने मई 2001 में 2020 को, 7 हो गया, 7 मई 2020 को, और आज मैंने 10 लाख रुपए में बेच दिया। ये जो भी मेरा प्रॉफिट गेन्स आया, मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाऊंगा इस पे रेट्स लगाऊंगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट लगाऊंगा? है, बोल बोल। 20, 2020, 23। मैंने इस शेयर्स को कितने दिन होल्ड करके रखा है? क्या 12 महीनों से ज्यादा होल्ड करके रखा है? अगर मैंने इस शेयर को 12 महीने से ज्यादा का होल्ड करके रखा है, तो मेरे को जो भी प्रॉफिट आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। क्लियर? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैंने 10 जनवरी 2023 को म्यूचुअल फंड खरीदे 3000 यूनिट्स। उस टाइम पर एक यूनिट का एनपीवी वॉज 40 रुपया पर यूनिट। उसको आज 13 जनवरी 2023 में मैं सेल करने का सोच रहा हूं। आज जब एनपीवी उसका है 70 रुपया पर यूनिट, 3000 यूनिट है मेरे पास में। तो इसको कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है। पहले देखो सेल कंसिडरेशन कितना है, सिंपल, मेरा फॉर्मेट तोड़ना नहीं तुमने। पहला आया सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन कितना आया मेरा? आर्यभट्टा के वाला तो है ना कैलकुलेटर तुम्हारे पास? सेल कंसिडरेशन कितना आया मेरा? 3000 यूनिट है मेरे पास में। आज का एनपीवी 70 रुपए का है, मतलब मेरा सेल कंसिडरेशन आया 2,10,000 माइनस एक्सपेंसेस। सर मैं क्या, मुझे किसी प्रकार के एक्सपेंसेस हुए अभी के लिए नील, देयरफॉर ये मेरा क्या बचा, नेट कंसिडरेशन कितना आया, 2,10,000 माइनस क्या करूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है मेरा, 3000 यूनिट है, 40 के भाव में खरीदा था मैंने, मतलब इतने रुपए पे मैंने उसको खरीदा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है मेरा, 3,000 इंटू 40 मतलब 1,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, हो नहीं सकता कुछ, तो बचा क्या मेरा बैलेंस है, 90,000। ये मेरा प्रॉफिट आया, इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। बट अब इसके ऊपर जब टैक्स लगाऊंगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बोला था कि दोनों के रेट्स अलग अलग है, शॉर्ट टर्म के रेट्स अलग है, लॉन्ग टर्म के अलग है। कौन सा वाला रेट लगाओ, शॉर्ट टर्म वाला या लॉन्ग टर्म वाला? सर वो देख के लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये शेयर लेकर बेचने तक आपने जो होल्ड करके रखा है वो उसका टाइम पीरियड कितना था, लिया कब था, बेचा कब, दोनों का डिस्टेंस कितना है 3 दिन, 3 डेज। क्या 12 महीनों से कम है? तो क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसी को मैं यह हटा देता हूं,
2022 करते तो सेम क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, डेट्स चेंज करती। प्रॉफिट अभी भी 90,000 ही आने वाला है, प्रॉफिट तो आज भी 90,000 का ही आने वाला है। प्रॉब्लम इज मेरा, तो मैं इस पे शॉर्ट टर्म का रेट लगाऊं या लॉन्ग टर्म का रेट लगाऊं? अब देखो कि आपने होल्ड कितने दिन करके रखा था, जनवरी 22 से जनवरी 23, 1 साल हो जाएगा, ऊपर के 3 दिन, मतलब 12 महीनों से ज्यादा है, तो ये क्या चला गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो आपको बस ये देखना है कि आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, ठीक है। तुम्हारे फाउंडेशन की एग्जाम से इंटर की एग्जाम तक पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना था तुम्हारे बुक्स का, फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन के एग्जाम के बाद से तुम पढ़ना चालू कर दिए ना, रिजल्ट के बाद से नहीं पढ़े तुम। तो फाउंडेशन की एग्जाम कब हुई थी? हाँ तुम्हारा अलग है, जून। जून क्या, 22 से एग्जाम कब है, मई 23। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ योर बुक्स इज लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स। तो तुम्हारा जो भी है वो शॉर्ट टर्म है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि तुमको पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करना है, और वो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है कि 12 महीनों से पहले है या 12 महीनों के बाद है। मैंने कैटेगरी 1 पढ़ाया अब तक। कैटेगरी 1 में 3 चीजें आती है। पहला आ गया तुम्हारा लिस्टेड सिक्योरिटीज, सेकंड आ गया तुम्हारा यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड्स, और तीसरा आ गया ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड भी 12 महीनों से कम, 12 महीनों से ज्यादा के लिए काम करेगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? सेकंड आते कैटेगरी पे, 24 महीने की एनी टाइप ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। सर अभी ऊपर में तो पड़ा था ये लिस्टेड था, ये अनलिस्टेड है। लिस्टेड के लिए टाइम लिमिट है 12 महीने, अनलिस्टेड के लिए टाइम लिमिट है 24 महीने। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, इसके लिए भी टाइम लिमिट है 2 महीने, 2 साल, 24 महीने। ठीक है, कैटेगरी 1 में 3 चीजें कौन कौन सी, लिस्टेड सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ऑफ UTI और यूनिट्स ऑफ EOF दैट इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तीसरा इज ZCB। इसमें 12 महीने का टाइम लिमिट है। सेकंड कैटेगरी आ गई तुम्हारी 24 महीने वाली। 24 महीने में 2 टाइप की चीज है, पहली अनलिस्टेड शेयर्स और दूसरा लैंड और बिल्डिंग, और तीसरा डेट ओरिएंटेड फंड्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। सर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऊपर ऑलरेडी शेयर्स तो आ गया ना, एक्सेप्ट शेयर्स। शेयर्स है 24 महीने, डिबेंचर्स है अनलिस्टेड, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में आ गया तुम्हारा शेयर्स, डिबेंचर्स, इसॉप्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे लिस्टेड। लिस्टेड कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का लिस्टेड सिक्योरिटी हो, साला 12 महीने में अटक जाएगा। अनलिस्टेड में 2 बातें, शेयर्स है क्या तो 24 महीने में अटकेगा, शेयर्स को छोड़ के कुछ भी है क्या 36 महीने में अटकेगा। सॉर्टेड। तीसरा अदर कैपिटल एसेट, इसके अलावा और कोई अगर आपकी कैपिटल एसेट होगी, इसके अलावा और भी कोई आपकी कैपिटल एसेट होगी तो वो 36 महीने में चले जाएगी। सर और कैसे कैपिटल एसेट हो सकती है? मेरी गोल्ड रिंग, मैंने गोल्ड रिंग खरीदी 10 अक्टूबर 2010 में, सेल किया मैंने 7 नवंबर 2018 में। सर गोल्ड रिंग देख लो, इसमें आई क्या गोल्ड रिंग? नहीं, 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 लैंड बिल्डिंग नहीं, नहीं, नहीं। समझ में आया क्या? पक्का? ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, सब 36 महीने में आएगा। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? अक्षा श्योर?
होमवर्क है ये लिखना है तुमको। उसमें कुछ इक्विटी ओरिएंटेड फंड की डेफिनेशन क्या है, वो टाइम पास है। जेडसीबी बॉन्ड किसको बोलते हैं, वो टाइम पास। मैं नहीं लिखा रहा, वो लिख लेना है, लेकिन वहां पे लिखना है ताकि वो एक ही बुक तुमको हर बार यूज होवे। ये बुकलेट के अलावा और कुछ यूज नहीं करना है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में बेसिकली ये बोला गया है कि जब भी आप किसी कंपनी का फंड खरीदते हो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके टोटल एसेट का 60% तो भी आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप हो ढोर, आप हो आलसी, आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं समझ में आ रहा, तो आपने क्या किया, ऐसे आपके जैसे जो फंड था ना, आपने उठा के उन फंड्स में इन्वेस्ट कर डाला। फंड्स ऑफ फंड। म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है, आप लोगों से पैसा लिया। अब आप लोगों के अंदर इतनी अक्ल नहीं, क्योंकि आप हो इंजीनियर, आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता नहीं। आप हो डॉक्टर, आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता नहीं। आपको कॉमर्स रिलेटेड चीजें पता नहीं, तो आपने अपना पैसा डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट न करते हुए आपने मुझे ला कर दिया और बोला कि सर आप अपने दिमाग से अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करो। मैंने तुम्हारे पैसे को लेकर बहुत सारी अलग 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 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, और इस चीज के तुमको शेयर्स तो दे नहीं सकता मैं, क्योंकि शेयर कैसे दूं, मैंने तो हर कंपनी के शेयर लेकर बैठा हुआ। तो मैं तुमको एक शेयर के जगह पे यूनिट देता हूं। इसलिए म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलते हैं, शेयर्स नहीं मिलते। आइडियली मैंने यही करना चाहिए था। अगर मैंने तुमसे पैसा लेकर 90% डोमेस्टिक कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हूं। लेकिन तुमसे बड़ा ढोर मैं हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। तो जब तुमको समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो तुमने क्या बोला, एक काम करते हैं ना, मेरे जैसे और भी तो लोग हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, उन्होंने जो फंड में इन्वेस्ट किया मैं उठा के वो की वो फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं। उनके 4 फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं। एक फंड में 10 कंपनी है, दूसरे फंड में 30 कंपनी है, तीसरे फंड में 4 कंपनी है। मैंने इन तीनों फंड में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब मैंने ऑटोमेटिकली 10, 20 और 4 कंपनी अलग अलग में इन्वेस्ट कर लिया। तो मैंने फंड्स ऑफ फंड में इन्वेस्ट किया। अ बास्केट फुल ऑफ शेयर्स नहीं, अ बास्केट फुल ऑफ फंड्स। इट इज ऑल्सो इक्विटी ओरिएंटेड फंड। लेकिन ऐसे केस में आपको मिनिमम 90% पैसा इन लोगों में देना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट कंपनी में दे रहे हो तो 60% देना पड़ेगा। ये आपको उसमें लिख लेना है, ठीक है। उसके लिए मॉड्यूल से जाकर पढ़कर लिखना है, ताकि बेयर एक्ट पढ़ने में आवे। क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन है कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास में कुछ शेयर्स है जो मैंने खरीदे 1 अक्टूबर 2022 में। उसके बाद में मैंने ये शेयर्स गिफ्ट किए गिफ्ट करने की डेट है 1 अक्टूबर 2023। फिर कुछ टाइम के बाद में ये गिफ्ट वापस मुझे रिटर्न आ गया। आज की डेट है एग्जांपल 1 नवंबर 2025। 25 का के लिए 2024। जब मैं अब 2024 को 1 नवंबर को आया, 2 नवंबर को मैं इसको बेचने जा रहा हूं, तो मेरे को आने वाला है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आने वाला है, तो मैं इसको सोचूंगा कि सर मेरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्या। अब ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इसके लिए मेरे को पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना पड़ेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरू कहां से होगा और खत्म कहां पे होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन मेरा। पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरू कहां पर होगा और खत्म कहां पर होगा। हम्म। ओके, ठीक है। मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना कितना मैंडेटरी हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर आइडियली आपने यहां से यहां तक का लेना चाहिए, क्योंकि आपको मिला तो तब है। बट प्रॉब्लम इज ये शेयर आपने खरीदे तो यहाँ पर थे, तो यही शेयर आपको यहाँ पर आए, यही शेयर आपको वापस यहाँ पे मिल गए, तो आइडियली तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो ये आ गया मेरा प्रॉब्लम कि मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड करना है। अब जब मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड करना है, तो मुझे जाना है मेरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। वेयर द शेयर्स आर हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन। जब भी आप कोई ऐसे शेयर्स ले रहे हो जो अब लिक्विडेशन में जा रहे हैं। सर लिक्विडेशन में जा रहे तो मैंने बेचा थोड़ी है, सिंस मैंने बेचा नहीं है तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन क्यों आ रहा है।
सर जा रहे हैं ना, आपका राइट खत्म हो रहा है। अब सिंस आपका राइट खत्म हो रहा है तो ट्रांसफर आ रहा है। सर ट्रांसफर तो आ गया 247 के अंदर, क्या ये कैपिटल एसेट भी है? सर डेफिनेटली कैपिटल एसेट है। अब कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी है, तो कैपिटल गेन तो आना ही है। समझा क्या? तो सर अब जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करूं? सर सिंपल है, जब से आपने शेयर को खरीदा था तब से लेके जब आप कंपनी आपके शेयर्स ले रही है, इन दोनों के बीच का टाइम देख लो। अगर ये कितने से ज्यादा है? सर डिपेंड करता है कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो 12 महीने से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म। सर कंपनी अनलिस्टेड है और मैंने बात शेयर्स की किया तो 24 महीने, 24 महीनों से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 24 महीनों से कम तो शॉर्ट टर्म। सर अगर अनलिस्टेड डिबेंचर है तो 36 महीने, 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम है तो सॉर्टेड। भाई फर्स्ट तो हो गया मेरा। Second, where the asset becomes the property of an assessee by virtue of section 49 subsection 1. 49 subsection 1 मतलब एग्जांपल, आपको ये एसेट मिली विल में, आपको ये एसेट मिली गिफ्ट में, तो क्या करेंगे आगे जाके बात करेंगे। इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस लॉ भी है जिसका नाम है मंजुला जेशा वर्सेस सीआईटी। आगे बात करेंगे इसके ऊपर। थर्ड, when the inventory of business is converted into or treated as a capital asset by the assessee। अब भी तुमको बताया कॉन्सेप्ट नंबर 8 में पहला वाला वही था, ठीक है। ये अगेन आगे जाके बात करेंगे। प्रॉब्लम ये मैं बताना ये चाहता हूं कि ये पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं निकालूंगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में मालूम कैसे पड़ेगा? उसके बाद में पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट एज अ कैपिटल एसेट, नहीं सॉरी, where the shares in an Indian company becomes the property of an assessee in lieu of shares held by him in an amalgamating company at the time of transfer under section 47 subsection 7। सर एक कंपनी थी मेरे पास में, शेयर्स जो थे वो वोडाफोन कंपनी के थे, कोई प्रॉब्लम? अब कंपनी वोडाफोन नाम से बची नहीं, अब कंपनी जा रही है अमालगमेट होने के लिए, और अमालगमेट होने के बाद में कंपनी बनने वाली है वीआई। अब मेरे पास में हाथ में कागज का टुकड़ा पड़ा वोडाफोन का, कंपनी का नाम हो गया वीआई, तो ये कागज के टुकड़ों का कोई मतलब बचा है क्या? ये बेसिकली कंपनी क्या करने वाली है, ये वाले शेयर मुझसे ले लेगी, उसके बदले में वीआई वाले शेयर्स मुझे दे देगी। अब मेरे जो पुरानी एसेट थी, अब मेरी जो पुरानी एसेट थी वो तो गई, उसके जगह पे नई एसेट आ गई। मेरी एसेट गई, ट्रांसफर, कैपिटल एसेट, देयरफॉर कैपिटल गेन। लेकिन सोचो मेरे को प्रॉफिट हुआ क्या? मेरे तो क्या हुआ, शेयर्स गए, उसके जगह पर नए शेयर्स आए। एग्जाम्पल, मेरे पास में 1 लाख रुपए के मैंने इन्वेस्ट किए थे, उस टाइम पर शेयर का भाव एक शेयर का 1000 रुपए था। टोटल मैंने कंपनी के 1000 शेयर्स लिए थे, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1000 शेयर्स 100 रुपए के भाव पे इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1 लाख रुपए का हुआ। ये कौन सी कंपनी के शेयर है मेरे पास में? वोडाफोन कंपनी के। अब वोडाफोन कंपनी चली गई, उसके जगह पे वीआई आ गई, तो कंपनी ने मुझसे ये मेरे 1000 शेयर जो 100 रुपए के भाव पर लिए थे वो वापस लिए। बोले सर हम आपको वीआई कंपनी के शेयर देते, क्योंकि वोडाफोन नाम से कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं रही। तो अब उन्होंने मेरे को जो शेयर्स दिए वो 100 रुपए के भाव पे दिए, सॉरी 200 के भाव पे दिए। कितने शेयर मिले मेरे को मेरे गरीबों? 500 शेयर्स मिले। इन्वेस्टमेंट अभी भी कितना है मेरा? 1 लाख का। तो सर पहले भी मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, आज भी मेरा शेयर 1 लाख का, आज भी इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख का है। प्रॉब्लम इज मेरे पास में ये वाला शेयर चले गए मेरे से। अब मेरे शेयर्स चले गए तो उसको तुमने ट्रांसफर मान लिया। अब जिसको तुमने ट्रांसफर मान लिया उस पर तो कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, मेरे को तो टैक्स भरने को आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसका मार्केट वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा 1-2 दिन में, फोकट का टैक्स लग गया ना मुझे। तो अंडर सेक्शन 47 कुछ ऐसे भी ट्रांसफर होते हैं जिसको हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं,
जिसको हम ट्रांसफर नहीं मानते, जिसमें एक ये था, आपके पास में अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स देकर आपके पास में अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स आ गए, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं हुआ, एक पॉकेट से निकला, इसको रैपर लगाया, दूसरे पॉकेट में डाल दिया, बेचा थोड़ी तुमने कोई माल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि ऐसे ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं गिना जाता है, बट फिर भी पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए यहाँ पे इसने बात किया था। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, where the shares or any other security is subscribed by the assessee on the basis of right to subscribe to any share or security by a person in whose favor such right is renounced by the assessee। राइट शेयर याद करो, राइट शेयर क्या होता है सर, जब भी कोई कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट मिलता है कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स पहले ले लो, आपको अगर ये राइट नहीं चाहिए तो आप इस राइट को क्या कर सकते हो, रिनाउंस कर सकते हो, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आप इस राइट को ट्रांसफर कर रहे हो तो इस पर कौन सा गेन आएगा, क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सर पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना पड़ेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालेंगे सर, कंपनी ने राइट दिया कब, तूने इस राइट को बेचा कब, दोनों का डिफरेंस। सर कंपनी ने मेरे को आज दिया, मैंने परसों दिया, 2 दिन में क्या आने वाला है तुम्हारा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर कंपनी ने मेरे को 2 साल पहले दिया था, मैंने 2 साल बाद बेचा, देख पहले कंपनी कौन सी है, लिस्टेड है, 12 महीनों का टाइम लिमिट था बॉस, आ गया तेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कैसे आप पीरियड ऑफ होल्डिंग कब करोगे, अरे जब मेरे पास में कोई एसेट आई ही नहीं उसके पहले मैं बेचूंगा कैसे। तो सर जब मेरे पास में एसेट आई, जब मैंने उसको ट्रांसफर किया, अब देख लो इन दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना था। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब है वो एसेट तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में कब तक थी, जब कंपनी ने ऑप्शन दिया से लेकर जब तक मैंने सामने वाले को ट्रांसफर कर दिया, तब तक वो मेरे हाथ में थी। अभी जो हाथ में थी 12 महीनों से ज्यादा है, 12 महीनों से कम है, 24 महीनों से ज्यादा है कि 24 महीनों से कम है, 36 महीनों से ज्यादा है, 36 महीनों से कम। ठीक है। अगेन वही है, when the right to subscribe to any security is renounced in the favor। ठीक है, where any financial asset is allotted without any payment and on the basis of holding of any another financial asset। एक एसेट को बेच कर आप दूसरी एसेट ले रहे हो। सर एग्जांपल नहीं समझा, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अगर आपके पास में कुछ डिबेंचर्स थे जो कन्वर्टिबल थे, मतलब अब आपको उस डिबेंचर्स के बदले में कोई ना कोई इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं, एसेट तो गई, डिबेंचर था एसेट में कन्वर्ट हो गया, तो वो डिबेंचर के जगह पे एसेट आपको इक्विटी शेयर्स मिल गया, ट्रांसफर आ गया, कैपिटल एसेट है, हेंस कैपिटल गेन आ गया। तो देखो आपके पास में वो डिबेंचर कब तक थे, इक्विटी बनने के पहले, इक्विटी बनने के पहले तक के थे। तो अब देखो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अगर लिस्टेड है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग किससे ज्यादा होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, 12 महीनों से ज्यादा, और अनलिस्टेड है तो 36 डिबेंचर्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज डिबेंचर्स, अनलिस्टेड शेयर्स होते तो 24 महीना होता, अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, थर्ड पॉइंट में गया कैटेगरी 3, 36 मंथ्स। याद है, चलो। सेम चीज है वही, अब यहाँ पे ऊपर ये था तो नीचे आप सिक्योरिटी स्वेट इक्विटी शेयर देगा, यहाँ पे इक्विटी शेयर था तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स देगा, लॉजिक रिमेन्स द सेम। कैपिटल गेन में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक दिमाग में रखो, आंसर सबके सेम ही आने तुम्हारे। ठीक है। एक बार यहां तक पहले पढ़ लो, एक बार यहां तक पढ़ लो, फिर फिफ्थ पॉइंट पर चलता है। आयुष, नंदन, कृतिका, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? यस। एक बार इसके नोट शेयर कर दो ना, पीडीएफ। कृतिका Yes. गुड मॉर्निंग। Good morning. नोट्स की पीडीएफ है क्या? हाँ मैं भिजवाता हूँ। मैंने ग्रुप पे डाली है नोट्स। चैप्टर सिंपल है, चैप्टर से डरना मत।
बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं इस चैप्टर के अंदर। हाँ हाँ, पहले मेरा गिफ्ट था, मैंने किसी और को दिया, फिर उसने वापस मुझे दिया, वो एक आगे आएगा, मंजुला जेशा, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, वहां पे बात करते हैं उसके लिए। उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां पे कैलकुलेट होगा। बेसिकली मैं बता दूं, जब से मेरे पास में था तब से कैलकुलेट होगा स्टार्टिंग से। जब भी आप कोई गिफ्ट पे करते हो तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देते हो, एंड सिंस आपने टैक्स नहीं दिया तो वहां से पूरा आएगा। और अगर आपने बीच में देने के बाद वहां पे किसी ने टैक्स पे कर दिया तो फिर पीछे तक आने का सवाल ही नहीं, यहाँ पे टैक्स पे कर दिया तो अब इसके आगे जाओ। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो यहीं पे रुकते हैं। ये बेसिक है, अगर ये बेसिक्स हिल गया तो आगे का पूरा हिल जाएगा। श्योर हो? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अक्षा, अब नई कॉन्सेप्ट है इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन के लिए कुछ नहीं, एक सिंपल बेसिक सा लॉजिक है, क्योंकि हम बचपन से समझते आ रहे हैं। हर घर में एक कहानी रोज हमेशा सुनते आ रहे हैं अपन अपने बापू से। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस। हम्म। हर घर में एक कहानी सुनी होगी अपन ने कि ये वाला प्लॉट 2010 में 1 लाख का मिल रहा था, अगर उस दिन मैंने 1 लाख का ये प्लॉट ले लिया होता तो आज कम से कम 70 लाख का बन गया होता। तो सपोज किसी कारणवश नहीं आ रही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, बापू ने सही में कोई जमीन 10,000 में खरीद ली। खरीदी नहीं, अगर खरीदते होते तो मेरे को पढ़ाने की नौबत नहीं पड़ती, फिर ऑलरेडी वो 10-15 करोड़ की हो चुकी होती है, नहीं ये बातें रहती, नहीं पड़ खरीदी। लेकिन सही में बापू ने मैं कल आती हूँ ट्यूशन, मेरे को ऐसे बीच बीच में आपको थोड़े ट्रूथ बॉम्ब्स देने हैं। है। ऐसे कल आऊंगी ट्यूशन में, आपको थोड़े 1-2 ट्रूथ बॉम्ब्स देने हैं। हाँ ओके। हाँ अभी आपने जिस फोन से हाँ सेंड हाँ किया हाँ, ना देना ना, पीडीएफ, मेरे बापू की बात कर रहा मैं तो। तो फिर भी पर आपने पीडीएफ कौन से फोन से सेंड किया था अभी? चलो, तो लेट्स फॉर एन एग्जांपल, मेरे बापू ने सही में 10,000 में कोई जमीन खरीद ली जिसका आज वैल्यूएशन 1 करोड़ हो गया। इस पे कैपिटल गेन निकालना है, सिंपल है। इनकम टैक्स वाला बोलता है सर बराबर है, सेल कंसिडरेशन ढोक लो, सेल कंसिडरेशन कितने में बेची मैंने जमीन? है 1 करोड़, माइनस एक्सपेंसेस, कोई भी एक रैंडम फिगर बता दो, ब्रोकरेज खर्चा वगैरह जो होता है वो 5 लाख, माइनस एक्सपेंसेस 5 लाख। क्या बचा मेरे हाथ में? क्या लिखो इसको? नेट कंसिडरेशन। ये फिगर याद रखना, ये नेट कंसिडरेशन बाद में 54F में याद आएगा। नेट कंसिडरेशन कितना बचा? ओ माँ, कैलकुलेटर 95 lakhs, माइनस क्या करूं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? कितने में खरीदा था बापू ने 2010 में? 10,000 रुपए में, माइनस 10,000, माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कुछ नहीं किया, कोई इम्प्रूवमेंट चल ले लिया, इम्प्रूवमेंट भी कर दिया, चल ले, और 10,000 का और इम्प्रूवमेंट कर दिया, बीच में उसको थोड़ा फेंसिंग वेंसिंग करना था, कंपाउंड वॉल उठानी थी, कुछ तो भी करना था, जान दे साले को। क्या बचा हाथ में?
94 लाख। क्या आया ये? कुछ प्रॉब्लम है तुमको? बापू जितना पहले नहीं चिल्लाया ना, अब चिल्लाएगा। बापू बोलेगा अबे 2010 के थे वो 10,000 रुपए, आज भी क्या वो एसेट की वैल्यू 10,000 है? तुमने क्या किया? सेल माइनस कॉस्ट प्राइस। अरे बट कॉस्ट प्राइस 2010 की लिया जबकि सेल प्राइस आज की लिया, ये कहां से? यू आर कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस। अगर सेल वैल्यू तुम 2023 की ले रहे हो तो कॉस्ट भी तो 2023 की लो। सालो कॉस्ट ले रहे हो 2023 10 की और सेल ले रहे हो 2023 का, बट ऑफ कोर्स कैपिटल गेन आने वाला है। इसी के लिए जब भी कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म में वैल्यू फ्लक्चुएट होने वाली है, शॉर्ट टर्म में वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होगी, बट लॉन्ग टर्म में वैल्यू फ्लक्चुएट होगी। तो जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रहेगा या लॉन्ग टर्म एसेट रहेगी पीरियड ऑफ होल्डिंग, तब आपको अपनी कॉस्ट को इंडेक्सेशन देना है। इंडेक्सेशन का मतलब है सर 10,000 की प्राइस उस जमाने का था, आज के जमाने की प्राइस कितनी होगी? इसको बोलते हैं आप अपने इंडेक्स को रेस कर दो, आप अपने इंडेक्स को रेस कर दो। अब इंडेक्स रेस करने का मतलब है कि सर हर साल इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, हर साल महंगाई कितनी बढ़ रही है। सर 2010 में 100 रुपीज में जो चीज मैं खरीद सकता, क्या 2023 में भी वही 100 रुपीज में खरीद सकता हूं? आंसर इज अ बिग नो। सर 2010 में पेट्रोल का भाव 70 रुपए का था लीटर का, आज क्या पेट्रोल का भाव 70 का है? नहीं। सर 2010 में जो गोल्ड के प्राइस थे, क्या आज भी वही प्राइस है? सर 2010 में जो दूध का प्राइस था, आज भी वही दूध का प्राइस है। सर 2010 में 100 रुपए में जितनी चीजें खरीदी जा सकती थी, आज वही चीजें खरीदने के लिए शायद मुझे 1,000 पे करना पड़े, क्योंकि आपका इंडेक्स बढ़ गया। लिविंग इंडेक्स बढ़ गया, कॉस्ट इंडेक्स बढ़ गया, प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, कमोडिटी इंडेक्स बढ़ गया, वेल्थ इंडेक्स बढ़ गया, सब चीजों का फर्क आ गया, टेक्नोलॉजी इंडेक्स बढ़ गया। हर चीज के इंडेक्स को जब भी आप कंपेयर करोगे, 2010 के स्मार्टफोन 2023 के स्मार्टफोन, जमीन आसमान का फर्क है। 2023 की गाड़ियां 2050 की गाड़ियां, जमीन आसमान का फर्क होगा। हर चीज का इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो आप अपने कॉस्ट के इंडेक्स को सेम क्यों रख रहे हो सर? तो कॉस्ट को भी तो चेंज करो। इसी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आएगा, इसको बोला जाएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सीओए को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कौवा ने आ कौवी मत करना। सीओए का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कौवी का नहीं होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। समझ में आया? अब इंडेक्सेशन करे कैसे? अज्यूम करो कि 2010 में जब बापू ने खरीदा था, तब मेरा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, क्या ये वर्ड यूज किया मैंने? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वाज 117। बट आज जब मैं इस एसेट को बेच रहा हूं 2023 में, तब मेरा कॉस्ट इंडेक्सेशन इज 300। तो मुझे अगर इस 10,000 को आज के भाव पर लेकर आना है, मैं क्या करूंगा? सिंपल है सर, 10,000 के भाव को फॉर्मूला रटा ना, झापड़ मार दूंगा मैं। सर इस 10,000 को पुराना इफेक्ट हटाने के लिए डिवाइड कर दो, पुराने अमाउंट, पुराने इससे 117 से आज के सी आया इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आज का इफेक्ट आ जाएगा इंटू 300, 300 ना 300। तो एक्चुअल में आज इसकी वैल्यू कितनी है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लाख करोड़ ऐसा बोल। करोड़, लाख, थाउजेंड, हंड्रेड, टेन, 25,641, 41, 42 जो भी राउंडिंग ऑफ आ रहा होगा, जाने दो। तो सर 10,000 माइनस मत करो, ये माइनस करो, दैट इज राइट कॉस्ट। क्योंकि जब आप सेल आज का ले रहे हो तो कॉस्ट भी आज की आनी चाहिए। समझ में आया? सर अब इस इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? जाओ आगे नोट्स में, तुमको एक चार्ट दिखेगा, लिस्ट दिखेगी, पेज नंबर 11 पर देखो, एक लंबा चार्ट है, वो तुम्हारा सेकंड बुकलेट का फर्स्ट पेज, एक चार्ट है तुम्हारे पास में। दिस इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसको लर्न करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, इंटर लिया है, सीए लिया है, जिंदगी झंड है, तो अभी उसमें और क्या ही कर लोगे।
लर्न तो करना पड़ेगा। अब ये याद करो 2001 से चालू होके 2022-23 यहाँ तक तो तुमको लर्न करना है। करते मत बैठ जाना, एग्जाम में आता है। नहीं करना है लर्न, ऐसा लर्न नहीं करना है, एग्जाम में आएगा। कोई टेंशन मत लो एग्जाम में। कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हाँ याद रखना, इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, क्वेश्चन सुनना। सर मैंने कोई एसेट को ना मैंने एक एसेट खरीदी, बाय किया, फर्स्ट अक्टूबर 2007 में। आज का वैल्यू इज, सॉरी उस दिन का जो बाइंग वैल्यू वाज 7 लाख। उसके बाद में मैंने वो जो बिल्डिंग ली थी मैंने 7 लाख की बेसिकली, उस बिल्डिंग पर मैंने एक फ्लोर एक्स्ट्रा एडिशनल कंस्ट्रक्ट किया। एडिशनल फ्लोर जो बनाया वो मैंने बनाया 31 दिसंबर 2012 को। उसका कॉस्ट आया मुझे 3 लाख रुपए। मैंने उसको सेल किया 50 लाख रुपए में ऑन 1 जनवरी 2023। ठीक है, 1 जनवरी 2023। और इस सेल करने के लिए मुझे ब्रोकरेज देना पड़ा 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन। जनरली ब्रोकरेज ऐसे होता है, 2% बायर देता है, 2% सेलर देता है, ब्रोकरेज को 4% मिलता है ब्रोकर को। कंप्यूट कैपिटल गेन, अभी मैं बता दूं कैपिटल गेन का टैक्स रेट इज 20%। You have to compute capital gain. पेजेस बहुत है तुम्हारे पास, निकालोगे, मेरे को फॉर्मेट के हिसाब से चाहिए लिख कर। अभी तुम इतने प्रो होने के हो कि विदाउट फॉर्मेट उसको डायरेक्टली सॉल्व कर। अभी मेरे फॉर्मेट को अगर तुमने हाथ लगाया नहीं, तुमको कैपिटल गेन आना नहीं है, जबान बड़ी काली है। बिना कैलकुलेटर क्या है? 521475। अरे ऐसे नहीं होता रे, ऐसे दुकान में जाता, भैया कितने का बिल हुआ, भैया क्या बोलते, 1 to 119 रुपीज दे दे। फाइव टू वन फोर सेवन फाइव। अरे क्या निकालना है? अरे लाख, 100, 1000, टेंस। 5 अच्छा, to 1 क्या होता है? 5,21,475। 5,21,475। 475। सॉरी, 480। अरे वो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश बोल। 480, 5,21,480।
इतना बोल रहा है? 521,480 ठीक है, राउंड ऑफ करके। फाइव, हाँ 470, 475, ठीक है, 5 रुपए का डिफरेंस है। ठीक नहीं, है उसी चलो, को राउंड ऑफ किया ना, उसी को राउंड ऑफ किया। हाँ वही हाँ आया चल, है। ठीक है ठीक है। मेरी गरीब, तू भी बिना कैलकुलेटर के आई आज? क्या लगा था मुजरा होगा, डांस होगा यहाँ पे? 4, आंसर बता रही है 476, ठीक है ओके। नंदन, कृतिका, ठीक है, 5 रुपए का डेविएशन है, दैट इज ओके। नंदन तू है कि नहीं है? हूँ सर, निकाल रहा। तेरी आवाज नहीं आ रही कुछ भी। कृतिका, सर बस फॉर्मेट में लिख रहा। 521 475 75 ओके points. ओके, क्या बोला नंदन तू? आगे आंसर बस फॉर्मेट में लिख रहा। ओके चलो, बाय वैल्यू 1 अक्टूबर 2007 को 7 लाख थी। एडिशनल फ्लोर बनाए 31 दिसंबर 2012 को। सेल वैल्यू था 50 लाख। मैंने तुमको बोला कि इंस्टीट्यूट कंफ्यूज कहाँ करती है, तुम हुए नहीं हुए वो पता नहीं, क्योंकि मैंने डमी फिगर्स दिए, आंसर मेरे को पता नहीं। ब्रोकरेज 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन, कैपिटल गेन 20% का टैक्स लगता है। ठीक है, तो भाई अपना फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सेल कंसिडरेशन ले लो। सेल कंसिडरेशन कितना है मेरा? सेल किया मैंने 50 लाख में, माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है क्या कुछ? ब्रोकरेज है मेरा सर 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन, 50 लाख का 2%, 50 लाख का 1% कितना हुआ मेरा? 50,000 बराबर, तो 1 लाख रुपए हुआ मेरा। मेरा 1 लाख रुपए गया मेरा एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ ट्रांसफर। ये क्या आया? इस अमाउंट को क्या बोलूं मैं? अब जो भी अमाउंट आया 49 लाख, इसको बोलूं क्या? नेट Net. कंसिडरेशन। इसको याद रखो, नेट कंसिडरेशन बोलते हैं इसको। नेट कंसिडरेशन कितना आया? 49 लाख माइनस, आइडियली मैंने करना चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन सर तुमको बताया गया था कि अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म के लिए है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौवा नहीं होता है, आय कौवा होता है। अब लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, लैंड और बिल्डिंग में लॉन्ग टर्म कितना होता है? 24 मंथ्स। कैटेगरी 2 24 मंथ्स। देखो सर, ये वाला एक लैंड था और एक ये वाला था, दोनों वाली बात है, लेकिन ये वाला तो कौवी में गई, ये वाला कौवा है। 2007 2023 लॉन्ग टर्म है, तो आय कौवा आएगा। अब जब आय कौवा आएगा, वर्किंग नोट। इधर की इधर घचड़ घुचड़ करना मत उधर एग्जाम के अंदर। अब जब इसको वर्किंग नोट आया, वर्किंग नोट नंबर 1 देना पड़ेगा इसको, तो भाई ये इधर लिख रहा हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नामकरण करते बैठना। ठीक है, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, प्रेजेंटेशन इसी में लॉस होता है। तो सर कैलकुलेशन ऑफ इसमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू, कॉस्ट कितनी थी मेरी? 7 लाख, 7 लाख डिवाइडेड बाय सर उस दिन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2007 में लिया। 2007 में लिया तो मैं 7-8 लू या 6-7 लू? पहली बात तो ये फाइनेंशियल ईयर है कि असेसमेंट ईयर है? सर ये फाइनेंशियल ईयर है। मैंने जो दिया वो तुमको दिया 1 अक्टूबर 2007, मतलब वो चला गया 7-8 में, मतलब चला गया 129 को, तो इसको डिवाइड करूंगा 129 से, इनटू बेचा कब सर? बेचा सर मैंने 2012 में नहीं, बेचा कब मैंने? जनवरी 23 में। सर जनवरी 23 मतलब कितना बचा? 331 इंटू 331, आंसर कितना आया? 17 लाख, 17,96,000
124 हो गया क्या सर? सब कुछ खत्म? नहीं सर, अभी तो एक ही वर्किंग नोट हुई है, अभी तो आपने सिर्फ कौवा किया है, अभी कौवी बची है। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही लिखना चाहिए था ना? नहीं नहीं, मेरे को पता है, मैंने इंडेक्स 2012 में इंप्रूवमेंट किया, तो 2012 से 2023 ऑब्वियसली 24 महीनों से ज्यादा का टाइम है, इसलिए मैंने आई को भी डायरेक्टली लिख दिया। अगेन वर्किंग नोट 2 इधर आएगा, वर्किंग नोट 2 सेम ये चीज होगा, यहाँ पे आई को भी हो जाएगा। कितने का इंप्रूवमेंट किया था मैंने? 3 लाख रुपए का, तो ये हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 31 दिसंबर 2012, मतलब गया तुम्हारा 12-13 की 11-12, 12-13, 12-13 का कितना था? 200, तो इसमें डिवाइड करूंगा मैं 200 से, मल्टीप्लाई किससे करूंगा? आज बेचा आज, तो इंटू, तो ये कितना बचा? 4,90,500। ओके, ठीक है। इसके बाद में और कुछ बचता है क्या? नहीं, इसको माइनस कर लो। 26,07,376, दिस इज व्हाट? कैपिटल गेन। बट ये कैपिटल लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? सर इंडेक्सेशन कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैसे हो सकता है? शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आ गया तुम्हारा एलटीसीजी। मैंने तुमको पूछा था टैक्स, इसका क्या कर लोगे? 20% निकाल लो, तुम्हारा एलटीसीजी आ गया, मतलब सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन आ गया। दिस इज कैपिटल गेन, इसके ऊपर का जो टैक्स लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स में। समझ में आया? मैंने तुमको बोला था, मैंने हर पेपर बकवास लिखे थे सीए इंटर में। उस टाइम पर जब तुम फाउंडेशन में थे, तुमको मैंने बोला था टैक्स में मैं एक इतनी सिली मिस्टेक करके आया कि मेरे को घर जाके याद आया। उस टाइम पे मैंने तुमको बोला था तुमको भी समझ नहीं आएगा, जब सीए इंटर में आओगे तब तुमको पता चलेगा कि मैं सब कुछ टैक्स का करके आ गया। मेरे को लग रहा था मैं बहुत अच्छा पेपर दिया, फिर मेरा एक फ्रेंड है उमंग करके, उसने मेरे को पूछा टैक्स का तूने किया क्या, ये वाला आंसर आएगा। वो मैयत में बैठे रहते ना सब बाजू में, तो मैयत में बाहर आने के बाद मैं बोला यार ये तो सिंपल था, तो मॉड्यूल का क्वेश्चन था अपना। मतलब इसको क्या है, इसमें जो कॉस्ट आता है उसको माइनस कर लो, 2 साल अपने 2 महीने बाद में एसेट बेची है तो सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलते भाई साहब जब 2 महीने बाद एसेट बेची है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, इंडेक्सेशन कहां से लाया? मैंने 2 महीने बाद में जो एसेट बेची उसका इंडेक्सेशन किया था। उस टाइम पर जो बोला था वो ये वाला पॉइंट था। शॉर्ट टर्म को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? ये भी कोई कंप्लीट फॉर्मेट नहीं, क्योंकि अब तक मैंने तुमको टैक्स सेविंग नहीं सिखाया। टैक्स में कुछ सेविंग होता है अंडर सेक्शन 54, उसका एग्जाम्पशंस मैंने अभी तक नहीं सिखाया तुम्हारे लिए। अभी तक यही फॉर्मेट ग्रंथ है। बस आखिरी में क्या होने वाला है, ये जब टैक्स हमने कैलकुलेट किया ना, ये टैक्स डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होता है, इसमें से भी एग्जाम्पशन माइनस होता है। बट ठीक है, तुमको यहां तक तो पहुंच गया ना, काफी है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? इंडेक्सेशन हो गया कंप्लीट? कुछ क्वेरी, कुछ डाउट? पक्का? चलो आगे, कि हो गया आज का? चलो कि हो गया? चल तो फिर कुछ बोलते नहीं तो मैं चल लेता हूँ। इसमें का सिर्फ एक पॉइंट अभी बदल लेता हूँ, बचा हुआ पॉइंट एक ये और इसके बाद का एक कॉन्सेप्ट, वो एक दो कॉन्सेप्ट लेना है मेरे को आज के इसमें। आज यहाँ पे स्टॉप करके फिर कल से स्टार्ट करेंगे। अभी ये मेरे को पढ़ना है कॉन्सेप्ट नंबर 6, रेट्स ऑफ एलटीसीजी और एसटीसीजी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट्स क्या रहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट्स रहेंगे। आज मैं कवर कर रहा हूँ इसमें का सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एक रहेगा मेरा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात सुनो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कहानी कुछ इस तरीके से है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना दो टाइप से हो सकता है। एक, आपने सिक्योरिटीज बेची या म्यूचुअल फंड बेचा, और सिंस कितने महीनों के पहले बेचा होगा तब शॉर्ट टर्म आया, वो 12 महीनों के पहले। तो अगर आपने
किसी भी टाइप की लिस्टेड सिक्योरिटीज बेची, लिस्टेड शेयर्स बेचे, सिक्योरिटीज बेची, और आपने इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड, लेकिन ये कैसे बेचे? जिसपे आपने ऑलरेडी एसटीटी पे किया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसटीटी आपने उसका पे होना चाहिए। तो आपको इसके ऊपर टैक्स लगेगा 15% का। इसके अलावा कुछ भी बेचोगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा स्लैब रेट पर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल में दो ही बात है, लिस्टेड शेयर्स बेचे, लिस्टेड डिबेंचर्स बेचे, लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स बेचे, इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचे, कुछ भी टाइप का बेचा, लेकिन याद रखना उसके लिए एसटीटी पेड होना चाहिए। अगर एसटीटी पेड है तो 15% है, नहीं है तो स्लैब रेट है। क्या क्या आप ही पे करते हो ना? मैं अगर कोई सिक्योरिटी खरीद रहा हूं तो उस पर मेरे को एसटीटी पे होता है, मैं बेच रहा हूं तो वापस मुझे एसटीटी पे करना होता है, तो पेमेंट मैं करता हूं उसका। कंपनी तो वो डीडीटी पे करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस, एसटीटी मुझे पे करना होता है। अगर आपने एसटीटी पे की हुई सिक्योरिटीज को बेचा है तो आपको उससे होने वाला कैपिटल गेन जो भी अगर शॉर्ट टर्म रहता है तो उस पर टैक्स लगेगा मात्र 15% का। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई सिक्योरिटीज बेची जिसपे एसटीटी पेड नहीं है, या इसके अलावा कोई टाइप की एसेट होगी जो आपने शॉर्ट टर्म में बेची है, उस पे आपको टैक्स रेट लगेगा स्लैब रेट पे। क्लियर है? पक्का? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इसमें अगेन अब तीन बातें खुलेगी, वो आज कैलकुलेट नहीं करते, वो दिमाग फुट जाएगा तुम्हारा, आज फ्यूज नहीं उड़ाता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं बना होगा जिसमें ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि सर जब भी कोई कैपिटल एसेट होता है और अगर उस चीज का ट्रांसफर होता है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन आता है। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि जैसे ही आपकी एसेट गई वो ट्रांसफर हो गया, और जैसे ही ट्रांसफर हो गया कैपिटल गेन आ गया। तो ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी कौन सी होगी कैपिटल गेन की? ईयर ऑफ सेल। ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होगी? ईयर ऑफ सेल। जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल पार्थ मेरे पास आता है और पार्थ मेरे पास आके बोलता है कि सर आपके पास की जो भी कैपिटल एसेट होगी XYZ वो मुझे आप दे दो। मैंने आज 13 फरवरी 2023 को उसको वो एसेट पे कर दिया, तो उसको एसेट दे दी। लेकिन वो बोलता है सर इसका जो मैं पेमेंट है ना वो आपको 10 अप्रैल 2023 को दूंगा। ध्यान रखना एसेट कब लेकर गया मुझसे वो? 13 फरवरी 2023, जबकि पेमेंट वो कब कर रहा है मुझे? 10 अप्रैल 2023। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, 31 मार्च आ गया था बीच में। मेरे लिए सेल कब कंप्लीट हुआ? जब बेचा तब या जब पैसा मिला तब? जब बेचा तब या जब पैसा मिला तब? जब बेचा तब। सेल का मतलब है, ट्रांसफर का मतलब है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। मेरा राइट एक्सटिंग्विश कब हुआ? आज ही। इसने पैसा अगर कल जाके नहीं दिया तो क्या मैं इनकम टैक्स नहीं भरूं क्या उसके ऊपर? मेरा बैड डेट्स है ना, बैड डेट्स तो मैं क्लेम कर रहा हूं ना। तो जब मैं बैड डेट्स क्लेम कर रहा हूं तो टैक्स भी तो भरना पड़ेगा बॉस। इसीलिए आइडियली ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी इज ईयर ऑफ ट्रांसफर। पैसा गया तेल लेने, पैसे से कोई लेना देना नहीं है मुझे। पैसा मिलो नहीं मिलो, आधा मिलो, पूरा मिलो, कम मिले, काइंड में मिले, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं। सर काइंड में तो मिला नहीं चलता, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहा हूँ क्या? वो उसका देखते बैठेगा। मुझे ये समझ में आता है मेरा ईयर ऑफ टैक्स वुड बी माय ईयर ऑफ ट्रांसफर।
जिस दिन मैंने अपनी एसेट को ट्रांसफर किया मेरा टैक्स अप्लाई हो गया। इसी के लिए 13 फरवरी को ही मुझे सेल कंसीडरेशन इसको दिया 10 लाख रुपए में, माइनस 10,000 रुपए में, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब एक्सपेंसेस जो भी आया, नेट कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ जो भी है, मुझे आज ही कंप्यूट करना पड़ेगा। मैंने उसको कल फोन करके बोला कि भाई मुझे पैसे ला कर दे, तो कल तो बिजी है, कल तो मैं आ ही नहीं सकता, सिंपल फंडा है उसका। 14 तारीख को वो निकलता ही नहीं है, वो काम पे है, कुछ काम में है वो। तो मेरे को उसने कल जाके पैसा लाकर नहीं दिया। जब भी पैसा ला कर दिया मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरा कंपटीशन तो आज ही खत्म हो गया, मुझे मेरे जेब से टैक्स तो आज ही भरने को आया, उसने पैसा कभी भी ला कर दो। आइडियली माई ईयर ऑफ टैक्स वुड बी व्हाट? ईयर ऑफ ट्रांसफर। क्लियर है? पक्का? बट नॉट इन केस ऑफ सीसीडी। ये 3 एक्सेप्शन है कि जब आपको ये देखना है कि ट्रांसफर कब हुआ उससे मतलब नहीं, पैसा कब मिला उससे मतलब है। ठीक है? पहला है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। अगर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में बहुत सारा गोल्ड पड़ा है, मेरे पास में इतना गोल्ड पड़ा है कि मैं एक टाइम के बाद में सोचने लग गया कि यार इतने गोल्ड का मैं करूं क्या? साला इतने गोल्ड से तो मैं अपनी एक शॉप डाल सकता हूं और वो शॉप से मैं इसको बेचकर पैसा कमा सकता हूं। अभी तक ये पर्सनल एसेट है, इस पर्सनल एसेट को अगर मैं डायरेक्टली बेचूंगा, बेच सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? डब्सा प्लस ज्वेलरी कैपिटल एसेट वो आज भी है, बट मेरे को डायरेक्ट नहीं बेचना है, मुझे इसका धंधा करना है, मुझे इसका बिजनेस करना है। तो मैं अपने इस कैपिटल एसेट को, जो मैंने कभी शायद हो सकता है 2015 में खरीदी होगी, मैं इसको अपने शॉप में लेकर आता हूं 2020 में। मैंने 2020 में सोचा कोरोना है यार, क्या करूं यार, क्लासेस बंद है, मैं करूं क्या, मेरे क्या हो सकता है जिससे मैं रेवेन्यू ढूंढूं। मैंने बोला यार बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, इसकी दुकान डाल देते हैं। तो मैंने अपने इस पर्सनल एसेट को बिजनेस के एसेट में कन्वर्ट कर दिया। अब 2020 में दुकानें तो बंद थी, धंधा तो खोल दिया बट दुकानें बंद थी ना, लॉकडाउन में थे। तो फाइनली ये एसेट मैंने बेची 2022 में। आयुष बोलता गोल्ड जान दो लड़की देखो। फाइनली मैंने ये एसेट 2022 में बेचा। अब एक बात बताना, मेरा ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा है? सोच के बताना मेरा ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा है। आयुष लड़की मत देख, आंसर दे नालायक। ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा है? सोचकर बताओ ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा है। ईयर ऑफ ट्रांसफर के लिए पहले ये सोचो कि कैपिटल एसेट कौन सी है। कैपिटल एसेट कौन सी है मेरी? कैपिटल एसेट का राइट मैंने कब छोड़ दिया? जब मैंने उसको शॉप में ला दिया। अब वो एसेट मेरी है या शॉप की है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब वो एसेट मेरी है या शॉप की है? शॉप की है। मतलब मेरा राइट तो खत्म हो गया, मतलब मेरे तरफ से तो ट्रांसफर हो गया, तो आइडियली ट्रांसफर हो गया। यस ट्रांसफर, यस कैपिटल एसेट, देयरफॉर यस कैपिटल गेन। बट नहीं, रुक जा भाई, बेचा का पैसे तो आए नहीं। जस्ट बिकॉज घर की तिजोरी खोलकर मैंने ऑफिस की तिजोरी में लाकर रखा तो सालों के टैक्स मांग लूंगे क्या? इसीलिए ऐसा नहीं होगा। इसके लिए इसका टैक्सेशन कब शुरू हो, कब कैलकुलेट होगा? जब आपने इसको एक्चुअली सेल कर दिया 2022 में। अब जब 2022 आएगा तब एक बात सोचो, यहां पे मेरा शॉप का इन्वेंट्री है वो है ना। इस इन्वेंट्री को मैंने सेल किया। जब मैं कोई इन्वेंट्री सेल करता हूं तो उसका कैपिटल गेन आता है क्या? क्या आता है उस पर? पीजीबीपी। इसी के लिए जब मैं इसको सेल करूंगा ना, आइडियली उस टाइम पे मेरे को 2 कैलकुलेशन करना है। एक करना है कैपिटल गेन और एक करना है पीजीबीपी। कैपिटल गेन यहां से यहां तक का रास्ता, समझ में आया? और पीजीबीपी यहां से यहां तक का रास्ता। लेकिन कैलकुलेट कब करूंगा? इस दिन या इस दिन? इस दिन। समझा क्या? आइडियली मेरा ईयर ऑफ सेल, ईयर ऑफ ट्रांसफर वुड बी माय कैपिटल गेन का इंसेप्शन, बट यहां पे कैपिटल गेन का इंसेप्शन यहां होगा। यहां ये देखिए यहां पे लिखा है, यहां तक का सीजी रहेगा, यहां तक का पीजीबीपी रहेगा। आइडियली दिस शुड बी
my year of transfer, therefore it should be the inception of capital gain. But नहीं, capital gain यहां होगा. समझ में आया क्या? अब सर कैलकुलेट कैसे होगा? दो टाइप का कैपिटल गेन करना है, कैलकुलेट कैसे होगा? अब एग्जांपल समझो. दो 2015 में मैंने सोना खरीदा था 7 लाख रुपए में. 2020 जब तक सोने लॉकडाउन आया, जब तक मैंने सोने को कन्वर्ट करने की कोशिश किया, इस दिन इसका मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू हो चुका था 17 लाख का. इसका फेयर मार्केट वैल्यू हो चुका था 17 लाख का. और इस 17 लाख पर मैंने अपना मार्कअप, कॉस्टिंग वाले बच्चे हो तो मार्कअप पढ़ा होगा ना, मार्कअप, अपना कॉस्ट एलिमेंट, प्रॉफिट एलिमेंट लगा के फाइनली इसको मैंने बेचा 20 लाख रुपए में. तो बेसिकली ये जर्नी 7 लाख से शुरू हुई, खत्म 20 लाख पर हुई. मैंने ट्रांसफर इसी साल कर दिया था, बट कैलकुलेशन में इस साल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा ये बिकेगा कब. अब जब वो फाइनली इस साल बिक गई, अब मैं कैलकुलेशन करूंगा. अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं कैलकुलेशन 1 करूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, सेल कंसिडरेशन. सेल कंसिडरेशन है 20 लाख नहीं, वो तो धंधे की एसेट का 20 लाख है. आपने जब कन्वर्ट किया तब का मार्केट वैल्यू क्या था? 17 लाख. 17 लाख. सेल कंसिडरेशन वुड बी माय fair market value on the date of exchange, on the date of extinguishment of right of my personal asset into the stock in trade, minus expenses. कुछ नहीं है, therefore net consideration 17 लाख minus cost of acquisition या index cost of acquisition. क्या बोलती है सानिका? इंडेक्सेशन श्योर है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इधर जा रहा हूं वर्किंग नोट पे लेके. अक्षा कैलकुलेट करके देना, कॉस्ट होनी कितनी चाहिए मेरी? सब जो भी देख रहे हो ना, ये जो भी ईयर देख रहे हो, अब तुम बोलोगे सर ईयर में कौन सा है? ईयर में तो मार्च के पहले भी हो सकता है, मार्च के बाद में भी हो सकता है. सब 1 अप्रैल को एग्जांपल, सबकी डेट 1 अप्रैल 15, 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 22. तो मुझे चाहिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा कितना आना चाहिए? $8,29,527. हाँ 829,527. ओके. कितना आया बाकी होगा? आया क्या अक्षा? इल्ले. अच्छा ठीक है, देखते हैं. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए पहले की कॉस्ट देखते हैं. 7 लाख, 7 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा उस टाइम के रेट से. तो 2015 मतलब 1 अप्रैल 2015, मतलब ये आ गया ईयर 15-16. तो 15-16 का सी आया क्या था? 254. तो सर 7 लाख डिवाइडेड बाय 254 इनटू, सर 2023 का 22 का देखो ना. अरे तूने कन्वर्ट 22 को किया क्या? कन्वर्ट कब किया? सर 1 अप्रैल 2020 को. तो 20-21 का देखो, 301 इंटू 301. तुमने गलती किसी ने किया क्या कि ये वाले इसका देखा 1 अप्रैल 22 का, 22-23 का. 22-23 का नहीं करना है मुझे, तो इस दिन को कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैपिटल गेन तो मेरा इतना ही है. बस उस टाइम कैलकुलेट ना करते हुए मैं इस टाइम के लिए वेट कर रहा था. राइट. सो मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया? 8,29,527, 528, 527 जो भी है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ है नहीं तो वो आएगा नहीं.
तो ये लेस करके कैपिटल गेन कितना बचा मेरा? 8,70,470 ये हो गया मेरा कैपिटल गेन। ये कैलकुलेशन 1 हुआ अभी। अब मैं करूंगा कैलकुलेशन 2। कैलकुलेशन 2 क्या करना है मेरे को? पीजीबीपी। पीजीबीपी। पीजीबीपी सिंपल है सर, सेल माइनस कॉस्ट। उसमें थोड़ी इंडेक्सेशन, इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन एक्सपेंस कुछ है ही नहीं ना। तो इसमें सेल प्राइस, सेल कितने में किया? 20 लाख रुपए में। माइनस कॉस्ट कितनी थी मेरी? सर कॉस्ट मेरी 7 लाख की थी। झापड़ मारूंगा, यहाँ पे तुमने एफएमवी 17 लाख के हिसाब से टैक्स कर दिया ना अपने आप को, तो पीछे क्यों जा रहे इतना? उल्टा सोचो, अगर तुमने गलती से 7 लाख रुपए ले लिया, टैक्स बढ़ जाएगा तुम्हारा। जबकि तुमने यहां तक का टैक्स कैपिटल गेन को दे चुके हो तुम, तो वापस ओरिजिनल कॉस्ट पे मत चल जाना। अब तुम यहां पर आ गए, अब भूल जाओ पहले का कुछ था। अब शुरुआत तुम्हारी 17 लाख से होगी। यही समय मंजुला जैसा शुरू करूंगा। समझ में आया? तो यहां से तुम्हारी कॉस्ट चालू होगी, तो कॉस्ट कितनी है तुम्हारी? 17 लाख। देयरफॉर पीजीबीपी इनकम कितनी हुई तुम्हारी? इस पे 20% लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन हमेशा 20% पे लगता है, मैंने तुमको बताया था। और इस पे अपना नॉर्मल स्लैब रेट जो हिसाब से अपन पीजीबीपी का कैलकुलेट करते हैं वो। समझ में आया? श्योर? गूगल क्यों नहीं दिख रहा मेरे को इसमें? मॉड्यूल है किसी के पास अभी? मॉड्यूल निकालना। इसमें गूगल क्यों नहीं है? उसमें निकालो ये वाला कॉन्सेप्ट। पेज नंबर बताना। अच्छा, ब्राउजर इधर है। पेज नंबर का है? सर्च इन पेज। ये रुक जाओ, मिल गया। हाँ बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बुक बंद करो, मॉड्यूल बंद करो अपना। बंद 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 बंद। इलस्ट्रेशन 2। Not taxable. ओके।
हाँ, कितना? मतलब क्या आएगा क्या? क्यों? सर कार है, कैपिटल एसेट नहीं है, एंड सिंस वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, टैक्सेबिलिटी आने का सवाल ही नहीं है। इलस्ट्रेशन 3। ईयर ही पूछा है उसने तो सिर्फ तुमको, बाकी तो डिटेल है ही नहीं। 23-24। 20। 3-24। अच्छा, कैपिटल गेन भी 23-24 बोल रहा है ना तू? हाँ, ये ओके। अभी वही किया ना अपन ने, यही किया ना ऐसे ही कुछ। क्या बोलते हो? 23-24 ही आएंगे sir। आइडियली कौन सा आना चाहिए था? स्टॉक इन ट्रेड अपना, सॉरी, हाँ, जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। 22-23 आना चाहिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तुमसे। गुडविल नहीं, स्लम से लिया। हम्म, किधर गया रो क्वेश्चन? अब आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। सेवन डबल फाइव 7-5 ओके, सीजी वाली है, और 25,000 पीजीबी भी 25 पीजीबी। 25,000 क्या बोला? पीजीबी। अच्छा, पीजीबी, ओके।
अंकित बैच में था, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हम्म, करूँ क्या? 75। 575. वेदिका, अक्षा, आरव कन्वर्ट्स its plot of land purchase in July 2004. जुलाई 2004, ओके, फॉर 80,000 इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। तो सर पहले कुछ प्लॉट पड़ा था, उसको इसने कन्वर्ट किया और उसको बाद में इसने शायद सेल किया होगा। इसने परचेस किया जुलाई 4 में, मतलब मैं अभी के लिए इसको 4-5 लिख दूं कि 3-4 लिखूं, क्या लिखूं यार इसको मैं? अक्षा, जुलाई 4 को 3-4 लिखूं, 2003 2004 लिखूं, 2004 2005 लिखूं? 2004-5 कन्वर्ट किया उसने, कन्वर्ट किया इसने स्टॉक एंड ट्रेड में 31 मार्च 22 में। मतलब ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या करूं इसका? 31 मार्च 22 मतलब 21-22, 2021 से 22 में कन्वर्ट किया और इसको सेल किया। सेल कब किया इसने? 31/3 नहीं, जनवरी 23 में। जनवरी 23 मतलब 22-23, तो इसने सेल किया 2022-23 में। इतना सिंपल समझ में आया कि यहां से लेके यहां तक का जो मैटर है वो कैपिटल गेन वाला मैटर है, और यहां तक से यहां से जो वाला मैटर है वो पीजीबीपी है। तो अब मैं कैलकुलेट, आइडियली मेरा ट्रांसफर तो ये है, बट इस दिन मेरा ट्रांसफर हो नहीं सकता, मतलब उस दिन मैं कैलकुलेट कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे सीसीडी का फर्स्ट एक्सेप्शन है कि ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी वुड बी माय ईयर ऑफ सेल। ईयर ऑफ सेल यहां पे था, तो ठीक है। अब जब मैं सेल के टाइम पर कैलकुलेट करना है तो मुझे दो तरीके से कैलकुलेट करना है। एक करना है मेरे को पीजीबीपी जो रहेगा ये वाला पोर्शन, एक करना है कैपिटल गेन जो रहेगा ये वाला पोर्शन। पहले कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेते हैं। कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए कन्वर्ट मैंने किया था, तो कन्वर्ट करने का सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा मैं? उस दिन का फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू कितना है मेरा? सेल कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू कितना है मेरा? उस दिन का मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए। तो सर ये आ गया मेरा 3 लाख रुपए माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे तो है 80,000, बट सर टाइम लिमिट देखो 22 और 4-5, मोर देन 24 मंथ से मतलब लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन का इंपैक्ट देना मैंडेटरी हो जाता है। सर इसका एक काम करते हैं, इंडेक्सेशन देते हैं। इंडेक्सेशन देने के लिए कॉस्ट को इंडेक्स करना है, तो पहले तो कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट थी 80,000, तो 80,000 डिवाइड करेंगे। डिवाइड कितने से करेंगे सर? डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को 4-5 से। 4-5 का दिया है क्या मेरे पास? 113 डिवाइडेड बाय 113 इंटू क्या करूं सर? 22-23 का कर दूं? करूं 22-23 का? सर इंडेक्सेशन इस दिन का तक का लेना है, तो 21-22 का क्या है? 21-22 का था 317। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आया? कितना? तो अब जो भी बैलेंस मेरा बच रहा है 7, कितना बोला तुमने? 575। ये हो गया मेरा कैपिटल गेन। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, आधे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अब तक तुमने सिर्फ यहां तक का कंप्यूट किया। अरे ये वाला भी तो बचा है, लेकिन ये वाला कैलकुलेट करना सिंपल। ये तो स्टॉक इन ट्रेड बेचा ना तुमने, पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी धंधे के लिए इनकम निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सेल माइनस कॉस्ट। सेल कितने में किया सर मैंने? 3,25,000 में। सेल कितने में किया मैंने? 3,25,000 में। माइनस कॉस्ट कितनी करेंगे सर? कॉस्ट कितने का लिया था? 80,000 का लिया था, तो 80,000 माइनस कर देते। सर पुरानी कॉस्ट है, हम 2021-22 तक पहुंच चुके हैं। इंडेक्सेशन करके हमने उसका वैल्यू कितना निकाला था? 2,24,000। सर 3 लाख तक का टैक्स भर चुके हो ना?
उस दिन के फेयर मार्केट वैल्यू तक का टैक्स भर चुके हैं, तो 3,25,000 में से 3,00,000 माइनस कर दो, ऊपर का जो बैलेंस 25,000 है वो तुम्हारा पीजीबी पे इनकम है। तो तुम्हारा आंसर दो टाइप से बताया जाएगा। एक रहेगा कैपिटल गेन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3,00,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट 80,000 इंटू 317 डिवाइड बाई 113, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म क्या, ये अच्छा लॉन्ग टर्म आएगा, बट ऑफ कोर्स इंडेक्सेशन किया तो लॉन्ग टर्म ही आएगा, पूछने का सवाल ही नहीं आता। और दूसरा आएगा प्रॉफिट पीजीबीपी, तो 3,25,000 में बेचा था, 3,00,000 का ये वाला जो 3,00,000 है वो इधर आएगा, 3,00,000 का इधर कॉस्ट है, तो तुम्हारा आंसर आ गया लेस 25,000। खत्म। झेपा क्या? पक्का? श्योर? कल स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले मैं रेट उठाऊंगा एलटीसीजी के, और फिर सी और डी उठाऊंगा। सीसीडी में कैसे? तो एलटीसीजी के रेट्स और सीओडी। आज कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या पढ़ी? आ जाओ बुक खोलो। सबसे पहले क्या पढ़ा कि सर फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एसेट प्लस ट्रांसफर इक्वल टू कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट किसको बोलेंगे? एनी एसेट यूज्ड बाय अ एसएससी whether in profession or not or otherwise. Second, any securities held by foreign institutional investor. इसके बाद में एक यूलिप वाला भी चाहे तो तुमको कोई काम का नहीं, फाइनल लेवल पर डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। एक्सेप्ट मिस्टर जीएस एम बोले तो मूवेबल पर्सनल एसेट एक्सेप्ट डप्सा प्लस ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट और ज्वेलरी। सेकंड, आर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। सर अगर अर्बन है तो भी दो बातें, कंपल्सरीली अक्वायर किया तो भी एग्जाम, और खुद से बेचा तो एग्जाम्शन तो नहीं मिलेगा, कुछ डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 54B। थर्ड आ गया जी, गोल्ड बॉन्ड, सॉवेरियन बॉन्ड्स, ये सब में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी प्रकार का कैपिटल एसेट नहीं है वो गिनने में आता है, और अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो टैक्स भरने में नहीं आता है। एंड लास्ट इज एस, स्टॉक इन ट्रेड। सर स्टॉक इन ट्रेड अभी अपन ने किया, वो तो पीजीबीपी का पार्ट है, करेक्ट। तो सर कैपिटल एसेट अगर है तो ये होती है। अगर आगे बात ट्रांसफर पे, ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ सेल, एनी टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, एनी टाइप ऑफ एक्सचेंज वुड बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। कितने टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन है? दो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेसिस ऑन दी पीओएच, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग किसको बोलते हैं? कैटेगरी 3, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। 12 महीने में 3 लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स, नहीं तो अटक गई, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसको होमवर्क मिला है। और थर्ड, ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। कैटेगरी 2, 24 महीना, दो चीजें, कौन कौन सी? अनलिस्टेड शेयर्स सेकंड, थर्ड 36 महीने कौन कौन सा? अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अदर टाइप। ओके, सेकंड लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट शेयर्स, ऊपर हो चुका है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज भी आएगा कि लिस्टेड सिक्योरिटीज है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट शेयर्स, क्योंकि शेयर्स पॉइंट नंबर 2 में आ चुका था। और डेट ओरिएंटेड फंड और अदर कैपिटल एसेट सब 36 महीनों में आ जाएगा। मतलब लैंड और वगैरह किस में आने वाला है? 24 में। वॉच अपना रिंग, ज्वेलरी 36 मंथ्स में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंडेक्सेशन का बेनिफिट किसको मिलता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेट क्या? रेट्स। ओके, रेट्स ऑफ एसटीसीजी एंड एलटीसीजी। एसटीसीजी में दो टाइप के रेट्स, अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज हो कि लिस्टेड शेयर्स हो। लिस्टेड सिक्योरिटीज हो जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीनों से कम का हो, या फिर अगर म्यूचुअल फंड और यूनिट्स हो, लेकिन इन पर क्या पे होना चाहिए? एसटी नहीं हुआ तो दूसरे में घुस जाएगा सीधा। सर लॉन्ग टर्म में घुस सकता क्या? लॉन्ग टर्म में घुसने के लिए एसटीटी थोड़ी होना, पीरियड ऑफ होल्डिंग होना हमको, ठीक है। अगर आपने एसटीटी पे किया है तो आपका टैक्स रेट कितना आएगा? मात्र 15%। अगर नहीं पे किया है या उसके अलावा और कोई शॉर्ट टर्म होगा तो सीधा गया स्लैब रेट के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। Ideally, year of taxability equal to year of transfer, but not in the cases of C and D. First is conversion of capital asset into stock in trade. Ideally, जब आपने capital asset को ट्रांसफर करके स्टॉक में लाते हो, उस दिन पर आपका ट्रांसफर हो चुका है, और सिंस आपका उस दिन पर ट्रांसफर हो चुका है
आइडियली कैपिटल गेन आपका उसी दिन अराइज होना चाहिए था, बट इस दिन नहीं होगा। जब आप एक्चुअली उसको सेल कर दोगे तब आपका कैपिटल गेन ट्रांसफर कैपिटल होगा। और इस दिन आप कैलकुलेट करते टाइम आपको दो करना पड़ेगा, एक चांद करना पड़ेगा कैपिटल एसेट के लिए कैपिटल गेन का, एक चांद कैलकुलेट करना पड़ेगा पीजीपीपी का। यहां से यहां तक का कैलकुलेट करने के लिए उस दिन की मार्केट वैल्यू माइनस इंडेक्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डिपेंड करता है अपने स्टॉक में कितने जल्दी लाया या कितने दूर में लाया। और पीजीबीपी का कैलकुलेट करने के टाइम पे सिंपल है, कितने में बेचा माइनस उस दिन कन्वर्जन के दिन का फेयर मार्केट वैल्यू, इतना पीजीबीपी उतना कैपिटल गेन। क्लियर है यहां तक? पक्का? कुछ डाउट? यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम। हाँ नंदन, आयुष, कृतिका, कुछ डाउट? नहीं। नहीं सर। नो सर। ठीक है।